मैं आज के हमारे जो स्पीकर है रंजन मेहता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमेशा उनके एक्सपर्ट फॉर शेयरिंग के लिए, एक्सपर्ट नॉलेज के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। एंड हम पहले भी कर चुके हैं सर के साथ 2-3 वेबिनार्स, तो बहुत अच्छी रही हमारी। तो थैंक यू सो मच रंजन मेहता सर फॉर बिकमिंग अ स्पीकर फॉर टुडेज वेबिनार। I am very thankful to the Dinesh sir also. He is a backbone for our webinar. जो पैशन है इनका वेबिनार कंडक्ट कराने का जुड़ने का लोगों के साथ, तो वो वाकई काबिले तारीफ है और सीखने लायक है। तो काफी कुछ सीखने को मिलता है सर से। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग द बैकबोन फॉर द वेबिनार दैट वी आर कंडक्टिंग। आई वांट टू थैंक द अदुक्या सर आल्सो। आई वेलकम हिम कि वो हमारे साथ जुड़े आज के इस वेबिनार में। सभी मेंबर्स का मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि सबके सब जुड़े इस वेबिनार से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमारा राजस्थान बजट आया है 2023 का, उसके ऊपर रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या बजट में फाइनेंस रिलेटेड क्या क्या चीजें आई है। एंड इसी के साथ ही मैं हैंड ओवर टू दिनेश सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अमित जी। और सर ये सर साथ आपका है सर, साथ आपका है, इसलिए हम साथ इतना आगे जट बढ़ पा रहे हैं बिल्कुल एकदम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीए डॉक्टर राजकुमार अडुगिया सर से, वो आए और सर आपका संबोधन, आपका आशीर्वाद हमको दें। अडुगिया सर। हाँ, धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद अमित जी। मैं सबसे पहले तो ये सारे भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा, हमें फाइनेंस से हटकर नॉन फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे ना, जैसे मैं कहता हूँ हर राज्य में कुछ राज्य स्पेसिफिक काम हम कर सकते हैं। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट है, राज्य स्पेसिफिक है। रियल एस्टेट, जमीन राज्य है, उसके ऊपर राज्य का कानून लगता है। लेबर है, कोऑपरेटिव है, स्टैम्प ड्यूटी है, राज्य के जैसे मनी लेंडिंग और इस तरह की राज्य की सब्सिडीज है। तो इन सब चीजों पे अगर हम काम करेंगे और हर जिले में काम करेंगे तो हमारी हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और हमारे को एक काम में नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। मैंने हर राज्य का एक ग्रुप बना रखा है, अपॉर्चुनिटीज इन दैट राज्य। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने 10 फरवरी को ये राजस्थान बजट आया और आपने इस पे कार्यक्रम रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे और हम लगातार हम चीजें बढ़ते रहेंगे और जैसे जैसे आप गाइड करेंगे वैसे वैसे आगे हम लगातार काम करते रहेंगे सर। अब मैं बिल्कुल भी समय नहीं लेते हुए सीधा रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे स्पीकर सीए रंजन मेहता जी से। सर 2 चीजें रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। बजट डिस्कस करना है आपको, लेकिन सर बजट के अंदर आप जरूर बताना हमारे काम की जो चीजें हैं, मतलब जनरल बजट तो हो गया जो हो गया, बट वी प्रोफेशनल वहां से क्या निकाल सकते हैं, उसमें से हम किस तरह अपनी प्रैक्टिस को, अपनी इनकम को, खुद को ग्रोथ दे सकते हैं। और साथ साथ जीएसटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जीएसटी में आपकी एक्सपर्टाइज है, तो वही अगेन फॉर अवर प्रैक्टिस, क्योंकि अब शायद कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है और प्रोफेशनल लाइबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है, तो हम अपने आप को बचाते हुए खुद की ग्रोथ और क्लाइंट ग्रोथ कैसे करें। सीए रंजन मेहता जी। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज तो ऐसा है सर, ये बजट ने हमारी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम करी। ओके। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर मैं बात करूं तो ये बजट ऐसा है कि साहब एमनेस्टी स्कीम लार्जर इन्होंने निकाली है राजस्थान वैट की पर्टिकुलरली, और वो एक इतना बड़ा सब्जेक्ट कर दिया इन्होंने कि अब हर कोई वो एमनेस्टी स्कीम पढ़ के सोच रहा है कि यार पहले करा गलती कर ली एमनेस्टी में। अब क्योंकि इतने ज्यादा बेनिफिट दे दिए इन्होंने कि मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। सो ठीक है, अब जो हो गया तो हो गया। इन्होंने ये भी कह दिया कि भैया नई एमनेस्टी स्कीम में ये मत कह देना किसी पुरानी स्कीम में हमने ज्यादा जमा करा दिया रिफंड दे दो, तो वो पॉसिबल है नहीं। हाँ, उसके अलावा जो रिप्स आई है, जो रिप्स में जो बेनिफिट आए हैं वो कई सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे को क्लाइंट को दिला के, और हम वहां पे एक्चुअली प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज सीख कर सकते हैं कि रिप्स के बेनिफिट्स का हमारे को क्या करना है। रिप्स के बेनिफिट्स कई जगह पे, कई एंटरप्राइजेस में जो है लिमिट्स कम करी है,
50 करोड़ से 25 करोड़ करी है। जो एग्जिस्टिंग एंटिटीज थी, जो बहुत टाइम से हम कह रहे थे कि साहब कोरोना की वजह से हमारे को दिक्कत हुई, उस वजह से हम बेनिफिट काम नहीं कर पाए, तो हमारा रिप्स का एंटरटेनमेंट डाउन हुआ, तो उनका पीरियड 1 साल बढ़ाने वाली जो बात थी, वो ट्रांजिशन प्रोविजंस अंडर रिप्स 2022 में उन्होंने वो बढ़ाया है। सो इस तरीके से चीजें अच्छी भी है, खराब भी है, बट गोइंग ऑन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट स्पीच से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर एक बार नोटिफिकेशंस इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो मैं रिप्स की बात कर रहा था, रिप्स में 1 साल जो बढ़ाने की बात थी वो 1 साल बढ़ाया गया। देन उसके बाद एमनेस्टी स्कीम एक साथ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हर जगह एमनेस्टी आई है, स्टैम्प ड्यूटी की एमनेस्टी स्कीम आई है, ट्रांसपोर्ट की एमनेस्टी स्कीम आई है, जहां पर भी लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी के पैसों में कुछ इशू था, या ट्रांसपोर्टर जो आरटीओ में पैसा जमा कराने वाले जो इश्यूज थे, वहां पर एमनेस्टी स्कीम है। जो एक्साइज पॉलिसी के तहत पैसे जमा होने थे आबकारी में, उसमें एमनेस्टी स्कीम है। रिको की एमनेस्टी स्कीम आई है, किसी की पुरानी रिको की डिमांड्स बढ़ रही थी, उसकी एमनेस्टी स्कीम है। बहुत अच्छी स्कीम आई है रिको की एमनेस्टी की, बहुत जबरदस्त उन्होंने बेनिफिट दिया है। इवन जो पुराने ड्यूज थे, जो लंबे समय से चले आ रहे थे, वो ड्यूज थे, उसमें 80% तक का बेनिफिट दिया है। जैसे मैं बात करूं आपको, ट्रांसपोर्ट की एमनेस्टी में 95% तक का बेनिफिट दिया है, सरकार केवल 5% पैसे चाह रही है। उसके अलावा जो जमीन का जो सब एंटाइटलमेंट होता था, उसके लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे को प्रोवाइड करी है। जो जो हमारी मिनरल्स की जो रॉयल्टी है, उसमें इन्होंने जो एमनेस्टी की जो 31 मार्च 2022 थी जो एमनेस्टी की डेट, उसको 31 मार्च 2023 तक करी है। ऐसे ही जो हमारे ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी उसमें, या जो अर्बन सेस वगैरह में जो कंपाउंडिंग वगैरह जो होनी थी, जो बीसीआर के केसेस थे, वहां पर भी इन्होंने बेनिफिट दिया। और सबसे आखिरी में इंडिया की पहली जीएसटी एमनेस्टी राजस्थान सरकार के बजट में आई है। सो जीएसटी एमनेस्टी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और जो हमारे रिप्स के जो चेंजेस हैं, वो हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। बट ओवर एंड ऑल अगर मैं बात करूं, तो दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बजट बाय द राजस्थान गवर्नमेंट, जहां पर नंबर ऑफ चेंजेस करे गए हैं, नंबर इफेक्टिव करे, और वो चेंजेस सारे के सारे इस प्रकार के हैं जो आप बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपके पुराने ड्यूज में कहीं पर भी कोई समस्या चल रही थी, पुराने ड्यूज आप नहीं दे पा रहे थे, उनमें कोई दिक्कतें थी, तो लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज इन्होंने क्लियर करने की बात करी है। और यही मोटिव कहीं ना कहीं लगता है कि पुराने ड्यूज, पुरानी लायबिलिटी को खत्म करना। नाउ कमिंग टू द एमनेस्टी स्कीम 2023 ऑफ राजस्थान वैट, दिस इज अ फैंटास्टिक स्कीम। आज तक की सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली कोई स्कीम है तो वो ये स्कीम है। मतलब ये स्कीम पढ़ के हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि थोड़े समय में सरकार हमें ये कहने लग जाएगी, बोले जी एक काम करो, पुरानी डिमांड खत्म करा लो और 50,000 रुपए और ले जाओ हमसे। दिस इज सम काइंड ऑफ दिस थिंग विल बी गोइंग टू बी देयर अगर एमनेस्टी स्कीम 2024 आती है, तो ऐसा लगता है कि जी देना कुछ ही मत, 50,000 रुपए का हमारी तरफ से गिफ्ट है। इट मे बी देयर, जैसी ये स्कीम है वैसी पढ़ के। तो नाउ स्कीम की बात करता हूँ। सबसे शानदार चीज, आप अपने सारे पुराने एसएससीज को ढूंढ ढूंढ के लाइए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन एडवोकेट, हमें करना चाहिए कि जितने पुराने एसएससी हैं, सारी फाइलें खोद खोद के उनको ढूंढ के लाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए, भैया तुम्हारी डिमांड जो तुम्हारे पास चली आ रही थी, तुम इतने साल से हमारे पास नहीं आ रहे, तुमने काम धंधा ही बंद कर दिया, अच्छा एक काम करो, तुम्हारी डिमांड हम 0 करा देते हैं और तुम्हारे को हर चीज से छुट्टी पा देते हैं, और कल को तुम्हारे अगेंस्ट में किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट की कार्रवाई नहीं होगी। एसएससी खुश होगा, बोले साहब ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि एसएससी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 2011-12 से लगा के हर साल में कुछ ना कुछ डिमांडें चली आ रही हैं। तो उस केस में सरकार ने कहा जी हर साल अगर डीसीआर एंट्री जो है ₹1,00,000 से कम है, हम उसको 0 कर देंगे, हमारे को मतलब नहीं है। राइट ऑफ, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट काइंड जहां पर पूरा अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का खत्म कर दिया है।
टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस का खत्म कर दिया है। अगर तो आपकी जो डीसीआर एंट्री थी, वो डीसीआर एंट्री में आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख से कम था। अब फर्ज कीजिए किसी व्यक्ति का हर साल की डीसीआर की एक एंट्री का अमाउंट लाख रुपए से कम था, तो उसको कुछ भी नहीं चुकाना, उसको सिर्फ एक AS1 का बटन दबाना और हो गया उसका काम, और उसको विभाग जाके बोलना है साहब मेरा AS2 जारी कर दो, मेरी डीसीआर एंट्री का अमाउंट लाख रुपए से कम है। आप जाइए राज टैक्स की वेबसाइट पे डीलर प्रोफाइल में आउटस्टैंडिंग डिमांड देखिए, आप ये देखिए कि सारी की सारी डिमांड अगर 1 लाख रुपए से कम है, आपको बॉदर ही नहीं करना और सारा का सारा पैसा आपको माफ कर दिया जाएगा, सरकार की तरफ से राइट ऑफ कर दिया। ये तो एक चीज। आगे सुनिए, अगर आपकी फार्मों की कोई डिमांड पेंडिंग पड़ी थी, अब तक C फॉर्म F फॉर्म की कोई डिमांड पेंडिंग पड़ी थी, तो सरकार कह रही है हमें वो भी पैसे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए तुमसे, तुम तो एक काम कर दो, हमारे को सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने इंटरस्टेट सेल का ट्रांजेक्शन करा था C फॉर्म F फॉर्म का, उसकी फार्मों की डिटेल ला दो, इनवॉइस की कॉपी ला दो और उसका पेमेंट का प्रूफ ला दो कि साहब आपने उसको पेमेंट कर दिया था। अगर आप हमारे को ये ला देते हो, हमारे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, नथिंग डूइंग, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आगे, अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आपकी फार्मों की डिमांड पेंडिंग पड़ी है, अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आपके पास कोई फार्मों की डिमांड पेंडिंग पड़ी है, 1 लाख रुपए वाली कहानी तो अलग है, वो तो आप सबसे पहले ले लीजिए। अगर उसमें आपकी सारी डिमांड फॉल कर रही है, फार्मों की फाइल कर रही है, तो सब जीरो, हमारे को आपको फार्मों वाली से अलग से इस एंट्री में आने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1 लाख से ऊपर की भी फार्मों की डिमांड कोई पेंडिंग पड़ी है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ 10% पैसे दे जाओ टैक्स के, कितने, जो भी आपका डिफरेंशियल टैक्स था उसके 10% पैसे दे जाओ हमारे को फर्स्ट फेज के अंदर, और 10% पैसे जो आपका फर्स्ट फेज है वो ध्यान रखिएगा 30 जून 2023 तक आपका फर्स्ट फेज है, आप हमारे को 10% पैसे दे जाओ फर्स्ट फेज के, और हमारे को आपसे कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे को कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे। सेकेंड फेज में 15 और थर्ड फेज में 20, ये अलग अलग उन्होंने बताया। तो आप देखिए सरकार 90% अपना टैक्स का पैसा भूलने तैयार है, 100% टैक्स का पैसा भूलने तैयार है। क्यों? क्योंकि अब कोई लिटिगेशन नहीं चाहिए सरकार को, क्योंकि लिटिगेशन कॉस्ट इज मच मोर देन दीज अमाउंट। देन अगर आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड, केवल और केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी, टैक्स नहीं, केवल और केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड 25 करोड़ से ज्यादा की है, देन इन दैट केस आप 30% पैसा दे दीजिए, हमारे को आपसे फर्दर कुछ नहीं चाहिए। और वो 30, 35 और 40 उन्होंने अलग अलग फेज वाइज अमाउंट बताया। देन अगर ये सब डिमांड के अलावा भी आपकी कोई और डिमांड बनती है तो आप हमारे को मात्र 20% पैसे दे जाइए। तो जितने भी क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट्स थे, पुराने इश्यूज चल रहे थे और कोई इशू चल रहा था, सारे केसेस में सरकार ने कहा कि 20% पैसे दे जाओ, घर चले जाओ, हमारे को आपसे फाइट ही नहीं कर। सो लुक एट द स्कीम, आप ये स्कीम देखिए, इतनी जबरदस्त ये स्कीम आई है कि सरकार खुले हाथों से अपने यहाँ पे लिटिगेशन कम कर रही है और कह रही है कि जी हम तो सब राइट ऑफ करने को तैयार है, 1 लाख रुपए से नीचे की डिमांड है हम राइट ऑफ कर देंगे, 1 लाख से ऊपर की फार्मों की डिमांड है आप हमारे को 10% पैसे दे जाओ, चले जाओ, 10% पैसे नहीं है हमारे को इनवॉइस ला दो, पेमेंट का बैंक स्टेटमेंट ला दो, हमको आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, केवल और केवल इंटरेस्ट की डिमांड है वो भी 25 करोड़ से ज्यादा की 30% दे जाओ, और उसके अलावा कोई सी भी डिमांड हो 20% टैक्स का पैसा दे जाओ, सब इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स सब माफ, रिमेनिंग अमाउंट सब माफ, सब खत्म। सो दिस इज एन एमनेस्टी स्कीम व्हिच हैज बीन ब्रॉट बाय दिस गवर्नमेंट कि आप सारा का सारा लिटिगेशन, सारी की सारी लायबिलिटी जो है अपनी खत्म करा सकते हैं। नाउ इससे बेहतर और कुछ नहीं आ सकता। तो अगर अब भी अगर किसी व्यक्ति की कोई डिमांड पेंडिंग है, कोई इशू चल रहा है, कोई और डिटेल्स पेंडिंग चल रही हैं, सो प्लीज माइंड माय वर्ड्स, नाउ इट इज फॉर एवरीबॉडी टू डिपॉजिट द अमाउंट्स अंडर दिस स्कीम, ऑप्ट इन दिस स्कीम। 30 जून 2023 से पहले अपनी सारी लायबिलिटियां खत्म करा लीजिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं आ सकता। देन 10 दिन के अंदर आपको पैसे जमा कराने, वही कंडीशंस वैसी ही हैं कि आपके जो भी लायबिलिटी निकलती है
AS1 जनरेट करने के बाद AS2 आता है, तो आपको 10 दिन के भीतर वो पैसा जमा कराना है, या फिर जो भी आपकी फेज की लास्ट डेट है विच एवर इज लेटर, यानी अगर आप 30 जून को सरकार के पास खड़े हैं तो 10 दिन का समय मिलेगा, 30 जून से 10 दिन पहले तक भी है तो आपके पास 30 जून तक का समय है, आप वो पैसा जमा करा दीजिए। अगर आप पैसा नहीं जमा कराएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट भी करा सकते हैं, अगर आपका जो पेमेंट अमाउंट है वो 50 लाख से ज्यादा है तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट की स्कीम है जो आपको करानी है। हाँ, एक ये पुराना एनोमली चली आ रही है और हमने कई बार सरकार को कहा भी कि साहब आप इसको कर लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, कि जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स एज अ प्री डिपॉजिट फॉर एन अपील अगर जमा है, किसी अपील की प्री डिपॉजिट के पेटे अगर कोई अमाउंट ऑफ टैक्स जमा है, तो सरकार का कहना है कि नहीं हम उसको नहीं छेड़ेंगे, वो अमाउंट आप एडजस्ट करिए, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वही एमनेस्टी के लिए आपका एलिजिबल अमाउंट कहलाएगा। अगर आप कोई भी पैसा मतलब आपको एमनेस्टी का बेनिफिट जब भी मिलेगा जब आप जो भी पैसा जो बनता है वो विद इन टाइम जमा करा दे, और आप अपना सारा का सारा अगर कोई आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन है तो उसको विड्रॉ कर लें। अगर कोई आपकी अपील टैक्स बोर्ड में चल रही है, एपेलेट में चल रही है, तो आप उसको विड्रॉ कर लें, तो ही आपको जो है ये बेनिफिट दिया जाएगा। प्रोसीजर वही है, आपको राजटेक्स की वेबसाइट पर जाके और एमनेस्टी को अवेल करना है। अगर किसी व्यक्ति ने पुरानी एमनेस्टी स्कीम में अवेल तो कर लिया था पर वहां पर AS2 जारी नहीं हुआ था या कोई भी ऐसा काम होना रह गया था, then in that case also जो है आपको नई एमनेस्टी स्कीम में जाने के लिए अलाउ कर देंगे। बट हाँ, नई एमनेस्टी स्कीम की वजह से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो दीज आर मेजर फीचर्स। पिछली एमनेस्टी स्कीम में बहुत सारी चीजें थी, क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट है तो आपको कम अमाउंट जमा कराना है तो यू वुड हैव टू गो टू कमिश्नर, और इस तरीके के कई सारे इश्यूज थे। इन्होंने इस स्कीम में बहुत क्लियर कर दिया, बोले हमारे को ज्यादा दिमाग ही लगाना, 1 लाख पूरा राइट ऑफ, 1 लाख से ऊपर के फॉर्म्स 10% पैसे राइट ऑफ या डिटेल दे जाओ राइट ऑफ, खत्म, हमारे कुछ नहीं करना, हम आपसे नहीं मांगेंगे। उसके अलावा सारा डिस्प्यूट आप हमारे को 20% देके जाओ, खत्म, हमारे को आपसे कुछ भी इसमें नहीं करना है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। DCR जहां पर भी है ये क्लियर होना चाहिए आपको कि आपको सारा विड्रॉ करना है अगर आपकी कोई अपील वगैरह पेंडिंग पड़ी है। इस स्कीम के तहत कोई रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। सो दीज आर द चेंजेस इन द राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन द एमनेस्टी स्कीम। जो नई एमनेस्टी स्कीम, ये एमनेस्टी स्कीम इफेक्टिव भी हो चुकी है। दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम February 10th। तो 30 सितंबर 2023 तक इफेक्टिव रहेगी, 10 फरवरी से इफेक्टिव आ चुकी है। तो आज के बाद जो भी एमनेस्टी में एप्लीकेशंस लगेंगी वो ये नई एमनेस्टी स्कीम में लगने वाली है। Now there are certain changes in Rajasthan Investment Promotion Scheme। वो चेंजेस कई चेंजेस MSME के लिए आए हैं, कई अदर देन MSME के लिए आए हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी सर्टेन सेक्टर्स की, वो भी आए हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चेंजेस। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो ये है कि MSME की जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 25 करोड़ का क्राइटेरिया लेकर आ गए हैं कि अगर 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो भी वो MSME के दायरे में माना जाएगा। एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए था उसमें डाला है। एक इम्पॉर्टेंट चेंज वो डाला गया है जहां पर NCLT की जो CIRP प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें भी अगर आपको ये एंटिटी खरीद रहे हैं तो उसको भी इन्वेस्टमेंट मानकर और वहां पर भी बेनिफिट देने की बात करी है। एक्विजिशन कॉस्ट जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो आपको जरूर करना पड़ेगा 25% ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी का। तो आप डेफिनेटली जो है नई जो भी आपने एंटिटी बाय करी है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के तहत उसको रिप्स में आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। जो व्हीलिंग एंड बैंकिंग अरेंजमेंट होता था, जो आप जैसे जैसलमेर में या बाड़मेर में कहीं पे भी अपनी यूनिट लगाते थे या तो सोलर पावर या विंड पावर, तो वहां पर
जो बिलिंग एंड बैंकिंग अरेंजमेंट होता था उसकी एक फीस चार्ज होती थी, उसके बाद नेट रेवेन्यू कैलकुलेट होता था। तो अगर आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, तो 100% बैंकिंग अलाउड विद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ड्यूरिंग पीक आवर्स, 100% बैंकिंग बिलिंग एंड चार्जेस आर वेव्ड ऑफ, ये हमारा कर दिया है। नो सीलिंग ऑन द साइज ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट, उस पर कोई उन्होंने सीलिंग वगैरह हटा दी है। एंड उन्होंने इवन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी बेनिफिट दिया है, 0.4 रुपीज पर किलोवाट की रेट उन्होंने कर दी है, जो कि सोलर पावर प्लांट अगर आपने सेटअप करे अपने ओन यूज के लिए, यानी कैप्टिव सोलर पावर प्लांट के केस में नाउ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0.4 रुपीज पर यूनिट ऑन किलोवाट बेसिस। और जो रूफटॉप सोलर है, जो घर वाली जो स्कीम है, वहां पर भी 0.4 कर दी है। और कैप्टिव पावर जनरेटिंग प्लांट है, वहां पर इन्होंने 0.6 रुपीज जो है इन्होंने रखी है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की नई प्राइस। देन उसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज आया है स्टैंडर्ड पैकेज में सनराइज सेक्टर्स में, ये मेजरली वही चेंज है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा स्पेशल इंसेंटिव लार्ज, एक एंकर इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट आया था ये स्कीम में, जो रिफ्स 2022 थी। तो वो एंकर इन्वेस्टर्स होते जो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर शुरू के 3 इन्वेस्टर होने वाले थे, तो एंकर इन्वेस्टर्स को इन्होंने कई सारे बेनिफिट दिए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वही सेम है। फिर हाँ, जो आपके एग्जिस्टिंग रिफ्स 2010 और रिफ्स 2014 और रिफ्स 2019 के वो लोग थे जिनका एंटाइटलमेंट पीरियड पेंडिंग था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1/4/2020 टू 31/3/2022, उनको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वो लोग अपने सारे के सारे जो एंटाइटलमेंट के पीरियड हैं वो 1 साल से बढ़ा हुआ मान सकते हैं। तो जिनके भी ये पीरियड में खत्म हो गया था, अब उनको 1 साल का और बेनिफिट है कि अब 1 साल के लिए वो और अपना 2010 की रिप्स का भी बेनिफिट कंटिन्यू कर सकते हैं। So these are the benefits under Rajasthan Investment Promotion Scheme. Then solar ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो लोग बेचते हैं उनके लिए जैसे डीजल वालों के लिए एक बेनिफिट आया था पहले, जो अभी भी कंटिन्यूइंग है कि 10% वैट रेट पे आप सामान खरीद सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ वैट 72 टू द गवर्नमेंट। वो इन्होंने एविएशन टरबाइन फ्यूल के लिए भी 2% का टैक्स लगा के और बाकी सारा टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया है एटीएफ के ऊपर। अगर सब्जेक्ट टू दैट एयरलाइन कंपनी उनको वैट 72 जनरेट करके देंगी। तो ये भी 11 फरवरी 2023 से इफेक्टिव है। तो इट इज आल्सो वेलकम चेंज फॉर ऑल द एयरलाइंस। देन उसके अलावा अब हम बात करते हैं जीएसटी की एमनेस्टी की। जीएसटी की एमनेस्टी, हालांकि बजट स्पीच में जिस तरीके से डिस्कशन चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पुराने पीरियड के लिए भी आएगी, बट ऐसा नहीं है। जीएसटी की एमनेस्टी आई है सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनको अप्रैल 21 से मार्च 22 तक की रेगुलर रिटर्न्स भरनी थी, यानी जीएसटीआर 1 और 3B इन्होंने अप्रैल 21 से 2022 तक की भरनी थी। और अगर वो 31 मार्च 2023 तक अपनी रिटर्न्स भर देते हैं, चाहे तो ऑलरेडी भर चुके हैं चाहे भर देते हैं, तो सरकार उनको रिम्बर्समेंट देगी जो भी लेट फीस का अमाउंट है जो उनको देना पड़ रहा है। फी पेबल एंड द डिपॉजिटेड फॉर रिटर्न डिटेल, जो भी उनकी लेट फीस का जो भी अमाउंट उनको अभी तक देना पड़ा था 21-22 की रिटर्न से रिलेटेड, वो सरकार उनको रिफंड कर देगी। अगर किसी ने गलत बेनिफिट ले लिया, सरकार वो पैसा वसूल कर सकती है। इन्होंने कहा है इसके लिए मैकेनिज्म कैसे आपको रिइंबर्समेंट क्लेम करना है, वो चीफ कमिश्नर जो है वो उसके लिए गाइडलाइंस इशू करेंगे। तो अगर एमनेस्टी की बात करूं तो एमनेस्टी ऐसा नहीं है कि 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 सालों के लिए नहीं। उस सालों की कोई भी रिटर्न भरी है तो उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई पेंडिंग रिटर्न के लिए कोई आपको फायदा नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ 21-22 की पेंडिंग रिटर्न जो कि आप 31 मार्च 2023 तक भर रहे हैं, उसके लिए आपको ये पैसे वापस दिए जाएंगे। तो कुल, और वो भी केवल स्टेट का शेयर वापस दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर नहीं दे रहा। तो 50% ऑफ द लेट फीस विल बी रिफंडेड। तो अगर देखा जाए बेसिकली तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है बेसिकली जिन्होंने 21-22 की आज तक रिटर्न जो भरनी थी, या 31 मार्च 23 तक जो रिटर्न भरने वाले हैं वो लेट भरने वाले हैं।
और उसमें भी केवल स्टेट शेयर का ये बेनिफिट रिइंबर्समेंट के थ्रू देंगे। दैट मींस यू हैव टू फाइल सर्टेन एप्लीकेशन, उसके बाद आपके अकाउंट में रिफंड करेंगे। So this is basically an amnesty scheme. I think कि ये amnesty scheme अगर 17-18 से आती है, 18-19 से भी आती, एक पर्टिकुलर पीरियड से आज तक के सारे केसेस के लिए आती तो शायद ज्यादा बेटर होता। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो पुराने पीरियड से 21-22 से पुराने, वो सारे के सारे केसेस में इट इज बेटर टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशंस ऑफ दोज एसएससीज। अगर हम उनके रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करते हैं तो वो ज्यादा बेटर आई थिंक सरकार को फील होता है। तो इसलिए उन्होंने उनके लिए कोई भी यहाँ प्रावधान नहीं है। उन्होंने उन जेन्युइन एसएससीज के लिए जो कि अप्रैल 21 तक अपने रिटर्न्स रेगुलरली भर कर आए थे, केवल और केवल उनके लिए बेनिफिट एक्सटेंड करा है। देन एक तरीके से ये बजट घोषणा है जो इन्होंने करी है कि जो भी सेक्शन 54 में रिफंड एप्लीकेशन है, अब वो 21 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन प्रोसेस पहुंचने के विभाग प्रोसेस करेगा और इसके लिए डिटेल गाइडलाइन जो है वो जारी करी जाएगी कमिश्नर को। अगेन इट इज अ वेलकम चेंज कि नाउ देयर इज अ मैंडेट बाय वे ऑफ एन ऑर्डर। ये जो हमने दोनों बात करी, ये दोनों जीएसटी में जो सेक्शन 47 है, सेक्शन 148 है जीएसटी में, उसके तहत जारी करे गए ऑर्डर्स है बाय द पावर्स गिवन अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों ही जो ऑर्डर्स हैं ये दोनों बहुत बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ जीएसटी इज कंसर्न। बट हाँ, लेट फीस में शायद थोड़ा और बेनिफिट सरकार दे सकती थी। शायद कुछ ऐसे भी बेनिफिट मेरे हिसाब से जो रेगुलर बेसिस पे केसेस देखते हैं कि वो आ जाने चाहिए, एटलीस्ट फॉर दोज केसेस जहां पर एसएससी अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए हैं, उन केसेस में आई थिंक मोर बेनिफिट्स शुड बी अवेलेबल। बट एज फार एज दिस इज कंसर्न, दीज आर द बजट चेंजेस व्हिच आर इफेक्टिव फॉर द पर्पसेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर से। मैं जो दूसरे स्कीम्स के बेनिफिट हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो आपके मोटर व्हीकल की एमनेस्टी आई है, या स्टैंड ड्यूटी की एमनेस्टी आई है, या एक्साइज ड्यूटी की एमनेस्टी आई है जो बेसिकली लिकर वाली है, या सब डिविजन ऑफ लैंड वाली जो एमनेस्टी है, या एनर्जी वाली एमनेस्टी है, रॉयल्टी वाली एमनेस्टी है, वो रिस्पेक्टिव प्रोविजंस है तो हम स्पेसिफिकली उनको डील करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द बजट in terms of your tax provisions. So in terms of tax provisions, this is basically the budget. Now, दिनेश जी, बजट के क्वेश्चंस हम अभी डील कर सकते हैं या एक साथ करें? अमित जी, अलवर ब्रांच कोई? चलो तो एक साथ लास्ट में डिस्कस करते हैं ना। दिस वाज बेसिकली द बजट। अब जब हम ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारा डिस्कशन यही था कि भाई बजट में 2 घंटा, सर बजट में 2 घंटा ना कुछ है नहीं। मेजरली हमारी एमनेस्टी स्कीम है जिसके बेनिफिट्स हमारे को समझ है, एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत रिप्स का बेनिफिट है विच इज ऑलरेडी डिस्कस बाय अस। देन फिर क्या, तो एक डिस्कशन आया कि इन दिनों बहुत सारे जीएसटी में नोटिसेस आ रहे हैं, ऑडिट के पैरा आ रहे हैं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर है। सो व्हाट शुड वी डू? A number of ASMT 10s I have seen, मतलब इतने सारे ASMT 10 इन दिनों मेरे ऑफिस में डील होते हैं। रोज मेल 4-5 ASMT 10 से भरी होती है, किसी दिन 15 भी एक साथ आ जाते हैं। तो हमारे को वो केसेस क्या करना है? सो आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ, मतलब हम स्ट्रिक्ट टू नहीं कर रहे हैं सारे ASMT 10 पे, हर बहुत तरीके के आते हैं। मेजरली इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड इंट्रिकेट इश्यूज जो है हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि इनका कैसे जवाब देना है, विभाग को क्या समझाना है, और हमारे को किस तरीके से मैटर से डील करके बाहर आना है, हम क्या रिप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इन दिनों जो एक बहुत यूनिक इशू मेरे सामने आया कि साहब
आपके सप्लायर ने जो रिटर्न है वो रिटर्न 30 सितंबर 2018 के बाद भरी, मतलब 17-18 का अगर मेरे पास नोटिस आता है तो ये आता है कि साहब आपके सप्लायर ने जो है वो सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कहीं जाके भरी है, तो हम आपको उसका टैक्स का बेनिफिट नहीं देंगे। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि रूल 36(4) जब आया था तब भी हमसे बहुत बार पूछा गया और हम उसका एक यूनिक तरीके से हम उसका आंसर किया करते थे। नाउ व्हाट इज दैट आंसर? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ। सेक्शन 16 मुझे आईटीसी लेने की बात करता है कि मैं आईटीसी कब ले सकता हूँ, इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। 16(2) में कुछ दे रखी है क्योंकि वो नॉट विद स्टैंडिंग प्रोविजन है 16(2), तो 16(2) में 4 कंडीशन दे रखी थी, अभी 6 हो गई है। वो 4 कंडीशन क्या क्या थी कि साहब मेरे पास माल आ जाना चाहिए या सर्विस आ जानी चाहिए, मेरे पास उसका बिल आ जाना चाहिए, सामने वाले सप्लायर ने सरकार को टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए एंड मैंने खुद ने मेरी रिटर्न भर देनी चाहिए। अभी इसमें 2-3 कंडीशन और जुड़ गई है कि वो सामने वाले सप्लायर ने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर कर देना चाहिए, जो जीएसटीआर 1 की रिटर्न वो फाइल करता है। फिर उसमें आगे उन्होंने फर्दर डाल दिया कि सामने वाले ने भी जो अपनी रिटर्न भी भरी हो वो प्रॉपर टैक्स के साथ भरी हो और वो 38 सेक्शन में नहीं पहुंचे। अभी हम उसको डील कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली ये सारे अभी 17-18, 18-19 या 19-20 के भी है। सो बेसिकली आपका प्राइमा फेसा है, आंसर ये होना चाहिए कि साहब फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 2018-19, even 2019 till October 2019, there was no requirement under the GST law or the rules to match the GSTR 3B with GSTR 2A. There was no such requirement at all. Number one. Number two, that just a second. Just a second. Excuse me, sorry. Just somebody came. So आपके पास अक्टूबर 2019 तक तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कानून के अंदर, रूल्स के अंदर, दैट जीएसटीआर 3B को जीएसटीआर 2A से मैच कराया जाए। अक्टूबर 19 में रूल 36(4) आया। रूल 36(4) ने हमारे को ये कहा कि भैया तुम जो है 2A के ऊपर 20% क्रेडिट और ज्यादा ले सकते हो। This was a beneficial provision which was there in with effect from some 10th of October 2019 या 25th of October 2019. It was from that particular day. So first your answer should be this. Then second, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 को लिखते समय कहीं पर भी आपने ये नहीं कहा कि सामने वाले का जो टैक्स जमा होना चाहिए दैट इज अ प्री कंडीशन और अ पोस्ट कंडीशन। आपने कहीं नहीं बताया हमारे को, आपने कानून में ये नहीं लिखा दैट इट इज अ प्री कंडीशन फॉर टेकिंग द क्रेडिट। आपने कहा ये कंडीशन है। नाउ अगर कोई सप्लायर जिसने मेरे को एक इनवॉइस दी है उसने वो टैक्स का पैसा जमा करा दिया, भले ही वो उसने मेरे क्रेडिट लेने के बाद जमा कराया, इट डजंट मैटर। हाँ, आज का कानून का प्रावधान आप देखोगे जहां पर उन्होंने 1A कंडीशन इंपोज करी है और 1A कंडीशन इंसर्ट करके ये कह दिया दैट कि अब आपको ये चेक करना है कि साहब ये जो 1A कंडीशन है ये कहती है कि जीएसटीआर 1 सामने वाले ने फाइल कर दिया होना चाहिए बिफोर टेकिंग माय क्रेडिट। दिस हैज बीन रिटन नाउ, दैट इज टू इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम somewhere October 2021, not before that. So 17, 18, 18, 19, 19, 20 और इवन 20, 21 किसी भी साल में आपको ये प्रोविजन को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि साहब ये जो कंडीशन है इट वाज नॉट अ प्री कंडीशन, इट वाज अ मेयर कंडीशन व्हिच कुड हैव बीन सैटिस्फाइड इवन आफ्टर माय
taking the input tax credit. If a person is depositing the tax afterwards, वो बाद में भी अगर टैक्स का पैसा जमा करा रहा है तो साहब ये कानून में कहीं नहीं लिखा कि मेरी क्रेडिट डिनाई होगी। 16(2)(c) अगर ये कहता है कि मुझे टैक्स का पैसा जमा कराना है तो सामने वाले को, सप्लायर को टैक्स का पैसा जमा कराना है तो वो उसने करा दिया, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आप मेरी आईटीसी पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते। जनरली जब हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो उसका अगला क्वेश्चन होता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आईटीसी दे देते हैं तुम ब्याज दे दो। तो नाउ टू इंटरेस्ट, again this should be your answer that boss, I have already explained to you that it is not a precondition, and since it is not a precondition तो मैंने क्रेडिट जो ली थी वो 16(2) की कंडीशंस के हिसाब से मैंने ले चुका था। नाउ सिंस दिस इज नॉट अ प्रीकंडीशन, ये कंडीशन अगर बाद में भी सेटिस्फाइड हो गई तो आप सेक्शन 16(1) के हिसाब से मेरी आईटीसी को नहीं रोक सकते हो। अगर फिर भी वो कहता है कि नहीं साहब मैं तो जो है ब्याज लगाऊंगा, तो टू विच माय आंसर वुड बी ओके। आप ब्याज लगाना चाहते हो तो सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में ब्याज लगाओगे। तो जब सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में आप ब्याज लगाओगे तो आप क्या बोलोगे कि मेरी ये क्रेडिट इनएलिजिबल है। अगर ये मेरी क्रेडिट इनएलिजिबल है तो आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि हाउ इट इज एन इनएलिजिबल क्रेडिट, और वहां जाके उसका मैटर खत्म हो जाए। So this is how you need to answer in all those cases where the department is saying, वो आपको कह रहा है कि साहब 16(4) के टाइम लिमिट को आप क्योंकि क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, आपका सप्लायर क्रॉस कर गया है तो आपकी क्रेडिट हम डिनाई करते हैं, तो वो सारे के सारे केसेस विभाग के गलत है। सेक्शन 16(2)(c) की कंप्लायंस में कहीं पर भी प्री कंडीशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, and it is even more justified with respect to rule 36(4) and insertion of that another condition under clause 1A where it has been categorically stated कि साहब अब आपको आज के से ये देखना है कि सामने वाले ने GSTR1 फाइल कर दिया, अदरवाइज आपकी क्रेडिट जो है हम अलाउ नहीं करेंगे। So this is your answers to 16(4). Now another question which is asked कि साहब आपका जो सप्लायर है उसका तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल है। अब इसके विभाग जो है हमारे साथ प्ले करने की कोशिश करता है, टू विच यू शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत बार मैंने देखा है कि जब विभाग आपको ये चीज बोलता है दैट रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड ऑलरेडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो उसका कुछ एनालिसिस जब हम करते हैं तो पता पड़ता है कि साहब जो मेरा इनवॉइस है, मेरे इनवॉइस के रिलेटेड जो पीरियड था तब उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव था, उसकी उसने GSTR1 भी भरी हुई है, उसकी उसने GSTR3 भी भरी हुई है और मेरे 2A में भी रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद की कोई डेट पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। सो योर आंसर शुड सिंपली बी बस your particular question is incorrect because during my period मेरा जो समय था उसमें उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव। एक दूसरा प्रकार आता है कि जहां पर उसने आपके पीरियड की 1, आपके पीरियड की 3 भी भरी हुई है, 2A में डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट बाद में विभाग वाला वहां जाके वेरिफिकेशन करने गया, मिला नहीं आदमी नहीं मिला तो उसने उसका रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया। सो अगेन टू विच योर आंसर शुड बी दैट बॉस my condition under section 62 is not that the registration of the supplier should be effective. मेरे साहब सामने कंडीशन ही नहीं थी, मेरे समय का उसने 1 भरा हुआ है, मेरे समय का उसने 3 भी भरा हुआ है, आपने बैक डेट से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, इट हैज नो बेयरिंग ऑन मी सेक्शन 62। तीसरे प्रकार की कंडीशन आती है, आपके पीरियड का ना तो 1 भरा हुआ है ना 3 भी भरा हुआ है, रजिस्ट्रेशन उसके पहले की डेट से कैंसिल। ना ऐसी सिचुएशन है तो आपके पास आता है सहारा किसका? LGW इंडस्ट्रीज, कैलकाटा हाई कोर्ट, रिसेंट डिसीजन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड एज वेल दिल्ली हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। एक जजमेंट मेरे को भी याद नहीं आ रहा, 3 जजमेंट ऑलरेडी या और भी ज्यादा भी आ गए होंगे तो मैं नहीं जान रहा। देयर इज अ DY Bithal जजमेंट ऑफ केरला हाई कोर्ट आल्सो। तो इस तरीके से अलग अलग हाई कोर्ट्स के 3-4 जजमेंट आ चुके हैं जिन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा
कि साहब जब आपने इनवॉइस की क्रेडिट ली थी तो आपने ये चेक कर लिया था कि वो व्यक्ति रजिस्टर्ड था, वो व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन रेगुलर था, आपने इनवॉइस ली, माल का पेमेंट करा, टैक्स का पेमेंट करा, दैट्स इनफ। अगर एसएससी का रजिस्ट्रेशन किसी का बैक डेट से कैंसिल हो गया है, जिसमें कईयों में तो रिवोकेशन का टाइम पीरियड भी अवेलेबल होगा, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे तो पता नहीं पड़ता कि उसका रजिस्ट्रेशन किस दिन को बैक डेट से कैंसिल करा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के डेट के बाद भी उसके पास 3 महीने का समय है उसको रिवोक कराने का, एंड अगर वो कैंसिल हो जाता है उसका अपील फाइल करने का, वो सारी टाइम लिमिट्स है। तो सिंस यू डोंट नो whether this registration will be effective after some period of time or it may not be effective, there are judgments जो मैंने आपको साइट करे, उनमें कैटेगोरिकली कहा that it is not responsibility of the recipient to check that whether the registration was effective or not. वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने उस दिन की कंप्लायंस कर सकता है, उसके बाद रोज जाके थोड़ी चेक कर सकता है। सो विभाग की जिम्मेदारी है कि पहले सप्लायर के पास जाए, वहां जाके रिकवरी इनिशिएट करे, अगर नहीं होती है देन ओनली दे कैन कम टू द रिसिपिएंट, एंड आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अराइज इंडिया, आरएस इंफ्रा का जजमेंट अगर आप देखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट का वैट के जमाने का जजमेंट है, बहुत क्लियरली कहता है कि विभाग की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि पहले चेक करे दैट वेदर देयर इज एनी कोल्यूजन, मिली भगत तो नहीं है रिसिपिएंट के और सप्लायर के बीच में। अगर दोनों के बीच में किसी प्रकार की मिलीभगत प्रूव होती है तभी आप इसका आईटीसी का पैसा रोक सकते हो, अगर आप मिलीभगत प्रूव नहीं कर सकते तो आप इसकी आईटीसी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड लेट मी remind at this stage, Arise India, Delhi High Court, SLP has been rejected. तो SLP को हम लॉ नहीं मानते हैं, it is not a speaking law, it is not a binding precedent, but still SLP has been rejected. RS Infra, Rajasthan High Court, SLP, though admitted, but there is no stay which has been granted. So again, it is a very good case. टैक्स बोर्ड में आज भी सारे मैटर्स में आरएस इंफ्रा का जब हम बेनिफिट लेने जाते हैं तो बेनिफिट अवेलेबल होता है, हमारे को बेनिफिट ग्रांट होता है। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ सप्लायर। नाउ थर्ड मेरे सामने जो इन दिनों रिसेंटली इशू आने लगा, वो आने लगा इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट बाय द सप्लायर। बहुत लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है कि साहब देखो सप्लायर ने क्रेडिट नोट 2A में दिखाया, पर हमें तो आपका कोई रिवर्सल ही देखने को नहीं मिल रहा, आपका जीएसटीआर 3B में कोई रिवर्सल नहीं है, इसलिए हम आपके आईटीसी को उतने एक्सटेंड तक आपको शोकॉज नोटिस जारी करते हैं, हम आपको एससीएन इश्यू करते हैं। सो दिस इज देयर। अब मजे की बात आप देखें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो आदत हमारी ये है कि हम सारी की सारी इनवॉइस डाल देते हैं, सारे क्रेडिट नोट डाल देते हैं, नेट आईटीसी हम ऑल अदर आईटीसी में दिखा देते हैं, जीएसटीआर 3B के अंदर हमारा रिटर्न फाइल कर देते हैं। इसमें कोई और कुछ चेंज करता तो मुझे बताना। 99% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स जो भी रिटर्न फाइल करते हैं वो ऐसे ही काम। तो विभाग कहता है रिवर्सल दिखाओ। ये जो चेंज है रिवर्सल दिखाने वाला, ये जीएसटीआर 3B में अभी आया थोड़े दिन पहले, जब हम ये कहने लगे हमारे एसएससी को कि भैया तुम्हारा क्रेडिट नोट है ना, रिवर्सल में दिखाया करो। उससे पहले तक ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी जीएसटीआर 3B के किसी फॉर्म में, किसी रूल में, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था। सो नाउ सिंस इट वाज नॉट देयर, हाउ कैन यू आस्क? तो अब आपको रिप्लाई कैसे करना है, जो जैसा हम हमारे ऑफिस में करते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ दैट in all of these cases you must reply like this कि आप अपना उस महीने का, जिस महीने का वो क्रेडिट नोट है, उस महीने का पूरा पूरा एक इनपुट टैक्स रेट की शीट बनाए, उसमें सारी इनवॉइसेस आ जाए, सारे क्रेडिट नोट माइनस में आ जाए, नेट अमाउंट आपका जीएसटीआर 3B से मैच हो, और आप ये रिप्लाई करिए दैट while taking the input tax credit, I have already reduced this much amount of these credit notes from my total input tax credit. Therefore, I have practically reversed the amount of credit notes. Therefore, आप मेरे से further question नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने already reverse किया है। Reversal का मतलब ये नहीं है हमेशा before the changes to these 3B came in this July 2022, or rather I would say September 2022. Before that, there was no requirement anywhere per se stating particularly
कि मेरे को क्रेडिट नोट को रिवर्सल में दिखाना है, कहीं नहीं था, क्योंकि पहले कहीं नहीं था, अब आया है, तो आप मेरे को पुराने पीरियड के लिए क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, दिस इज माय टोटल कैलकुलेशन, दिस इज द टोटल अमाउंट which I am going to reflect, and this I am reflecting right here, right now. So this is your answer to all those cases where credit note के ऊपर आपके ऊपर ऑडिट की क्वेरी आ रही है, या डिमांड नोटिस आ रही है, या शोकोज नोटिस आ रहा है। नाउ सबसे बड़ा GSR 2A वर्सेस 3B, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास इसमें बताने के लिए। हमारे ऑफिस में एक 38 पेज का स्टैंडर्ड रिप्लाई बना हुआ है 2A 3B का, जो अगर कोई ऑडिट होती है, चाहे शोकोज नोटिस होता है, वो स्टैंडर्ड रिप्लाई। नाउ व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड रिप्लाई? हमने उसमें क्या क्या डाल रखा है, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज, 99% 2A वर्सेस 3B के जो शोकोज नोटिस ऑडिट के द्वारा जारी करे जा रहे हैं, जो ऑडिट विंग CGST या GST जो जारी करता है, वहां पे वो कुछ भी नहीं, कोई मेहनत नहीं करते, टेबल 8A उठाते हैं और टेबल 8A के दम पे आपके सामने एक नोटिस टिका देता है कि जी देखो, तो टेबल 8 जो थी तुम्हारे GSTR 9 की, तुमने खुद ने उसमें ये 2A का अमाउंट दिखाया, ये 3B का अमाउंट दिखाया, ये डिफरेंस दिखाया, ये पकड़ लो नोटिस और इतने पैसे जमा करो। देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन, नथिंग डूइंग, सिंपली 8 और ये लो। नाउ माय फर्स्ट रिस्पांस टू दैट इज दैट टेबल 8 itself says, आप पुरानी प्रेस रिलीज उठा लीजिए और हर बार की प्रेस रिलीज उठा लीजिए जो GSTR 9 के आसपास आती है, ट्वीट उठा लीजिए, वो कहती है दैट टेबल 8 में GSTR 2A एक पर्टिकुलर डे तक ही रिफ्लेक्ट होता है। जब हम एनुअल रिटर्न बना रहे होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर डे तक का ही GSTR 2A अपडेट होता है, उसके बाद वो अपडेट नहीं होता। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, दैट because somebody else is depositing his return late and I am not bothered about it, I have already explained. तो सबसे पहले तो ये जो GSTR 2A है, इसका फिगर टेबल 8 से तो आप उठा ही नहीं सकते। आप करंट का GSTR 2A डाउनलोड करिए, उसका फिगर ये बोलता है, आपको ये फिगर उठा। एक चीज। दूसरी चीज, देयर इज अ प्रेस रिलीज आल्सो 2019, जब हम पहली एनुअल रिटर्न भर रहे थे, उस समय की प्रेस रिलीज है जो ये बोलती है दैट GSTR 2A का जो GSTR 9 का जो टेबल 8 है, इसका जो 8D है, इसका बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस है वो रिकंसिलिएशन स्टैटिस्टिकल पर्पस है CGST GST अथॉरिटीज के बीच में, इसका और कोई पर्पस नहीं है। तो एक टेबल जिसका पर्पस ही स्टैटिस्टिकल है, उसके बेसिस पे आप मेरे पर शोकोज नोटिस जारी नहीं कर सकते। सेकंड, तीसरी चीज, साहब जब भी आप GSTR का टेबल 8 उठाते हैं, ये रिवर्सल कैलकुलेट नहीं करता, रिवर्सल काउंट नहीं करता, और उस वजह से डिफरेंस आता है। तो अगर आपके केस में टेबल 7 में रिवर्सल है, क्योंकि जो टेबल 8 है वो 6B + 6H का टोटल होता है, तो अगर आपके 6B में पिछले साल की भी कोई ITC है, कोई रिवर्सल टेबल नंबर 7 में आ रहा है, तो उनके इफेक्ट्स पड़ेंगे यहाँ पे, जिसका आपको रिप्लाई करना है कि साहब ये वजह से डिफरेंस आ रहा है, जो डेफिनेटली आपकी टेबल 8 में जो मेरा ITC का 3B का फिगर है वो सही नहीं। खत्म। Then you come to the replies which are to be given on a legal basis. जब हम लीगल बेसिस के रिप्लाईज की बात करते हैं, तो मेरे पास क्या क्या रिप्लाई है। पहला रिप्लाई, दैट मेरी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के रिप्लाई में बोला, दैट माय इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन एज पर सेक्शन 16(1), रीड विद 16(2). Now I have satisfied all the conditions which have been prescribed under section 16(2) as well as 16(1). जो सेक्शन 16(2) की कंडीशन आपने मेरे को जो बता रहे हो बार बार, और कई बार CGST के नोटिस में तो जनरली लिखकर भी आ जाता है, दैट आपकी जो क्रेडिट है उसमें सामने वाले ने सरकार को टैक्स का पेमेंट नहीं कराया, इसलिए 16(2)C के कॉन्ट्रावेंशन में हम क्रेडिट। उसके लिए आप हमेशा ये कहोगे कि साहब आपने GSTR 1 और 2A जब दिया, तो उससे तो ये आज भी पता नहीं पड़ रहा कि सामने वाले ने टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया। तो विभाग को जब हम कभी कभी एक्सप्लेन करते हैं, बोलता अच्छा नहीं, हमने तुम्हारे को बता रखा ना सामने वाले ने रिटर्न जमा कराया नहीं कराया, आप देख लो GSTR 3 भी जमा कराया नहीं कराया।
To which my answer to them was always this कि साहब अगर आपको 3B भी देख लूंगा तो भी अगर उसने 1 से कम टैक्स रिव्यू में जमा कराया तो ये कैसे जस्टिफाई होगा? So nutshell में the argument is that the condition under section 16(2)(c) is there, but there is no mechanism for me. मेरे लिए कोई mechanism ही आपने नहीं दिया कि मैं ये चेक कर सकूं कि साहब मेरे बिल का टैक्स पेमेंट उसने GSTR 3B के अंदर कर दिया कि नहीं कर दिया. I do not have any mechanism. या तो आप 1(3B) को लिंक कर दो कि साहब जो भी 1 में जो लाइबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली 3B में जाएगी और उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा. अगर तो ये कर सकते हो, नहीं तो आपने मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं दिया जिससे मैं चेक कर सकूं कि आपने उसके सामने वाले टैक्स अमाउंट जमा कराया कि नहीं कराया. तो अल्टीमेटली आई हैव सेटिस्फाइड दिस कंडीशन. To this is my first response as per law, that I have taken a particular credit seeing those conditions which were actually applicable on me, and on this basis I could have replied this. बस मैं इतना ही बोल सकता था साहब देखो कि मेरे पास तो कोई तरीका नहीं था ये चेक करने का कि उसने जमा कराया कि नहीं कराया, और एक इम्पॉसिबल कंडीशन आप मेरे ऊपर नहीं डाल सकते हो. This would be my first legal answer. Then my second legal answer. Till 2021 मेरी सारी की सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट या तो 36(4) से गवर्न थी. 36(4) से पहले मेरे पास 2A 3B का कोई मैकेनिज्म नहीं था, क्योंकि 2A पहली बार आया ही था समवेयर अराउंड अप्रैल 2018 में. जुलाई 2018 में एक्सेल डाउनलोड की यूटिलिटी आ गई थी. तो माय आंसर वुड ऑलवेज बी कि साहब आपने मेरे को कभी 36(4) में इससे पहले तो कभी 2A रिकंसाइल करने को कहा नहीं, और जब भी 36(4) आपने दिया, so it is a beneficial provision. My credit is within the limit of 20% as per GSTR 2A 3B question that you have asked. Now I am within that limit. मेरे पास वो 20% की जो लिमिट थी मैं उसके अंदर खड़ा हूँ. तो आपका खुद का रूल जब मेरे को अलाउ करता है तो how could you ask me to reverse that much amount? Then तीसरा जो जुडिशियल प्रेसिडेंट से हम लोग लेकर आते हैं, दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट वंस अवेल्ड इज एन इंडिफिजिबल राइट. You cannot take that right from me. You can definitely give me certain restrictions as to its availment. Yes, because ITC is a concession as per certain judgments. Jayam and company का judgment है recently 2018-19 का ही. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि it is a concession. But as soon as I have applied all those conditions and taken the credit, it becomes an indefeasible right. Now you cannot ask me to reverse. Eicher Motors, Daiichi Karkaria, there are certain judgments. Then thereafter LGW line of judgments which are in GST, और उसके अलावा number of judgment दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह के भी आ चुके हैं जहाँ पे clearly कह दिया कि नहीं साहब ITC तो allowed होगी. ये आपका पूरा लाइन ऑफ एक्शन है जो GSTR 2A वर्सेस 3B में आपको रेज करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम टेबल 8 के सारे क्वेश्चंस. फिर GSTR 2A 3B आपको बताना है कि साहब मेरी क्रेडिट जो है वैलिड है. मेरे ऊपर आप वो लायबिलिटी नहीं डाल सकते जो कि मेरे ऊपर कानून ने भी नहीं डाली. मेरे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी 2A चेक करने की, मेरे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ये चेक करने की कि सामने वाले ने मतलब मेरे को कोई मैकेनिज्म नहीं दिया ये बताने का आपने कि उसने टैक्स जमा कराया नहीं कराया. देन अराइज इंडिया अराइज इंफ्रा लाइन ऑफ जजमेंट, डेफिनेटली आप वो भी डालिए और अपना एक सुंदर सा एक रिप्लाई तैयार करके विभाग को दीजिए कि साहब ये वो कारण है जिसकी वजह से आप मेरी 2A और 3B इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैच करने के लिए नहीं जोड़ डाल सकते और मेरी क्रेडिट जो है वो एक जेन्युइन एलिजिबल क्रेडिट बनती है. ठीक है साहब. So this is your GSTR 2A 3B issue. Then thereafter comes 180 days issue 16(4). 16(2) का सेकंड प्रोविजन कि 180 दिन में सामने वाले को अगर आपने टैक्स पेमेंट नहीं करा तो क्या होगा. जब हम यूनियन बजट डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने ये पर्टिकुलर प्रोविजन को टच अपॉन करा था और मैं आज फिर से इसको टच अपॉन कर रहा हूँ. बड़ा विचित्र क्वेश्चन है ये, जिसमें कानून कुछ कहता था, रूल कुछ कहता था, फिर रूल अमेंड हो गया तो भी कानून कुछ और कह रहा था, फिर फाइनली कानून को अमेंड करा गया तब भी अभी एनोमली है. अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके. सबसे पहले बात करते हैं एक पर्टिकुलर दिन तक की जब जीएसटी नया नया लगा था, तब GSTR 1, 2 और 3 का एक मैकेनिज्म आना था
वो GSTR 1, 2 और 3 के मैकेनिज्म के तहत मेरे को कुछ टैक्स का अमाउंट जमा कराना था। जो टैक्स का अमाउंट मैंने वो मैकेनिज्म के लिए जमा कराया, जो GSTR 1, 2 के लिए मेरे को जमा कराने की पूरी बात थी। देन देयर आफ्टर अ सिचुएशन केम कि GSTR 2 तो नहीं आ सकता। अब जो ये सेकंड प्रोवाइजो है कि 180 दिन में टैक्स पेमेंट नहीं करूंगा, नहीं तो अमाउंट मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना था। ये लिखा हुआ है सेक्शन 16(2) सेकंड प्रोवाइजो। जब हम रूल 37 पढ़ते थे, जो कि इसका मशीनरी प्रोविजन है, वो ये कहता था कि साहब ये जो आपको टैक्स का अमाउंट जमा कराना है ना, ये GSTR 2 में आपको डिक्लेयर करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जाके ऐड हो जाएगा और आपको फिर इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। ये वहीं पे लिखा हुआ था। और फिर आगे रूल 37(4) में ये भी लिखा हुआ था कि जिस भी दिन जो है आप इसका वापस पेमेंट कर दोगे तो आप रिक्रेडिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो क्रेडिट लेने के लिए वो बेसिकली इस पूरे चैप्टर के लिए लिखा हुआ रूल 37 में कि क्रेडिट लेने के लिए आपके पास कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, कोई मर्जी है जब आप रिक्रेडिट ले सकते हो, भले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। So this is your basic provision. तो हम ये कहते थे जब तक ये अमेंड नहीं हुआ था, तो हमें एक चीज कहते थे, साहब देखो ये आपने कह तो दिया, बड़ी बड़ी बातें कर लिया आपने हमारे से, GSTR 2 तो आपने दिया नहीं। तो जब GSTR 2 आपने दिया नहीं, तो हमसे क्या कह रहे हो, हम क्या करें, आपने मशीनरी प्रोविजन ही नहीं दिया। तो दिस वाज माय फर्स्ट आर्गुमेंट जो हम आज तक लेते आ रहे थे। सरकार को गलती समझ में आई, फिर ये 1, 2 की जो व्यवस्था थी ये चेंज करनी थी, नया रूल 38 लाना था, तो फाइनेंस एक्ट 2022 में इन्होंने कार्यक्रम करा, सेक्शन 38 को चेंज करा, उसके साथ में रूल 61 को चेंज करके GSTR 2 का अस्तित्व रूल 61 से खत्म कर देना। व्हाट वाज रूल 61? रूल 61 एनेबलिंग प्रोविजन था GSTR 2 का। और मजे की बात देखिए, सरकार ने रूल 61 में तो चेंज कर दिया, रूल 37 वहीं रह गया। रूल 37 में अब भी GSTR 2 बोल रहा था, यानी GSTR 2 एक फॉर्म था जो रूल 61 से बन के आ रहा था, पर वो वहां से खत्म हो गया। बट GSTR 2 रूल 37 में अब भी पड़ा था। सरकार को कोई क्लैरिटी नहीं थी और उन्होंने ये रूल 37 में अभी भी GSTR 2 पकड़ के रखा। हमने कहा ठीक है साहब, GSTR 2 अभी भी लिखा है हमने, तो हमसे तो आप मांग नहीं सकते, GSTR 2 दे दो, हम कर देंगे रिवर्स। तो इनको ये गलती समझ में आई। फिर इन्होंने क्या करा, सितंबर 2022 में जाके 1 अक्टूबर को, मतलब 30 सितंबर 2022 से रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 17 से रूल 37 को अमेंड करके कह दिया कि जी कुछ नहीं, आप GSTR 2 नहीं, आपको GSTR 3 भी में ITC रिवर्स करनी है जब भी आप 180 दिन में टैक्स और इंटरेस्ट चुका। So now this proposition came with effect from 30 September 2022 and now you have to reverse. हमने कहा very good. Now this is your rule which says that you have to reverse your ITC, but my section is still there which says that कि भैया आप जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में 180 दिन का जो भी टैक्स का पैसा है उसको ऐड करोगे। सो अगेन वी यूज्ड टू से लाइक दिस कि साहब ठीक है, आपका जो रूल तो आपने लगा दिया, बट इट इज नॉट अलाइंड विद द सेक्शन, इट इज अल्ट्रा वायर्स टू योर प्रोविजन contained under second proviso to section 16(2), and since it is ultra vires, therefore this rule is ineffective. This is what we used to say. फाइनली इनको ये भी गलती समझ में आई, तो इन्होंने ये बजट में ये सेक्शन 16(2) को अमेंड कर दिया और उसको इन्होंने अलाइन कर दिया दैट कि अब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं होगा, आपको वो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और वो कैसे करना पड़ेगा वो हम आपको बताएंगे। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ दीज चेंजेस। तो अगर मैं बात करूं तो 30 सितंबर 2022 तक की एक हिस्ट्री है, 30 सितंबर 22 से जो ये बजट अमेंडमेंट हुआ उस तक की एक हिस्ट्री है, और बजट अमेंडमेंट के बाद की एक हिस्ट्री है। हालांकि बजट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, जिस दिन बजट नोटिफाई होगा उस दिन ये हिस्ट्री चेंज होने वाली है, अभी तक तो ये ऐसे ही चलने वाली है। सो अल्टीमेटली माय रिस्पॉन्स इज दिस कि जब आपने शोकॉज नोटिस दिया तो जो पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता था, वो प्रोविजन ऑफ लॉ के हिसाब से मेरे पास मशीनरी प्रोविजन नहीं था 30 सितंबर 22 तक के सारे शोकॉज नोटिस। 30 सितंबर 22 के बाद के सारे शोकॉज नोटिस में दो द मशीनरी प्रोविजन वाज चेंज, बट इट वाज अल्ट्रा वायर्स टू माय मेन प्रोविजन, देयरफॉर अगेन आप मेरे पर ना तो टैक्स अमाउंट लगा सकते थे ना ब्याज लगा सकते थे। This is what you have to do in all of these matters wherever interest liability is upon you. Apart from this,
one thing has to be carefully looked upon. Number of show cause notices में मैं इस चीज को बहुत carefully देख चुका हूँ, और वो बहुत सारे issues आ रहे हैं वहां पे, जब विभाग ये कह रहा है कि साहब आप तो ये ITC का पैसा रिवर्स करो, जबकि ऑलरेडी हमने टैक्स पेमेंट कर दिया है. सो अगेंस्ट विच योर आंसर शुड बी ऑलवेज कि देखो साहब ये पकड़ो लेजर पार्टी का, इस लेजर में मैंने इतनी तारीख को इसको टैक्स का पेमेंट कर दिया, ये पकड़ो मेरा बैंक स्टेटमेंट, मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूँ दैट आई हैव मेड पेमेंट टू दिस पर्टिकुलर पार्टी. So now you have only option to take interest from you. Otherwise, other than that, you cannot ask for any amount from me. तो जितने भी रिवर्सल के शो कॉज नोटिस है 180 दिन में, वहां पर आप प्रूफ लगाइए that you have made the payment, and after that आप इंटरेस्ट की फाइट करिए. This should be your stand. Now 2A 3B में एक सर्टिफिकेशन का फंडा और आया रिसेंटली, एक सर्कुलर के द्वारा. उस सर्कुलर में ये कहा गया कि भैया आपकी जहां जहां पे भी 2A 3B की डिमांडें पेंडिंग है या 2A 3B के मैटर्स है, आप एक काम करिए, अपने सप्लायर से एक सर्टिफिकेशन ले आइए, सेल्फ सर्टिफिकेशन. अगर उसकी लायबिलिटी 5 लाख रुपए से कम है तो, और अगर उसकी 5 लाख से ज्यादा है तो उसके सीए का एक सर्टिफिकेशन ले आइए, जिसमें आप ये लिखिए कि साहब, वो व्यक्ति लिखेगा कि साहब मैंने जो है इनका जो रिस्पेक्टिव टैक्स अमाउंट बनता था वो जमा करा दिया है, और क्योंकि मैंने वो जमा करा दिया है तो अकॉर्डिंगली इनको आईटीसी मिल जाएगी. सो दिस इज अ सर्टिफिकेशन फॉर्मेट व्हिच हैज बीन अलाउड अंडर देयर इज सर्कुलर 185 आई थिंक, वहां पर इन्होंने अलाउ कर दिया. सो नाउ एज एन असेसी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा एंडेवर यही होना चाहिए कि हम उन सारे केसेस में विभाग से डिस्कस करके, असेसी से डिस्कस करके, उसके जो रिस्पेक्टिव सप्लायर्स है वो सप्लायर से हम जो है ये सर्टिफिकेट ले लें, ये क्लैरिफिकेशन ले लें, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले लें. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट नाउ, बट प्लीज बिवेयर, ये सर्टिफिकेट देने से पहले और बड़े क्वांटम के सर्टिफिकेट एटलीस्ट देने से पहले आप बहुत केयरफुली ये चेक कर लें कि वास्तव में वो अमाउंट जो था जीएसटीआर 130 में उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, या जीएसटीआर 1 में वो अमाउंट B2C में चला गया. आप इस फैक्ट को चेक कर लें, केवल और केवल इससे ना जाए कि साहब उसकी बुक्स में अमाउंट आ रहा है और उसने जमा करा दिया होगा, हो सकता है उसने जीएसटीआर 1 में किसी और व्यक्ति के नाम पे जमा करा दिया. अगर उसने किसी और के नाम पे जमा करा दिया तो इसका फैक्ट भी डिक्लेयर करें आप अपने सर्टिफिकेट में that this amount was deposited in the GST days. However, correctly the amount pertains to this particular person whose GST is this, and this amount has been deposited in GSTR 3B. So this has to be done. Now this scheme was for 17-18 and 18-19 only. 17-18, 18-19 के लिए स्कीम थी. हालांकि रिसेंटली विप्रो के जजमेंट में कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको 19-20 के लिए भी अलाउ कर दिया गया है. तो टू विच माय ऑब्वियस आंसर वुड बी कि अक्टूबर 2019 तक तो वैसे भी इनको अलाउ कर ही देना चाहिए था, क्योंकि तब तक रूल 36(4) लेके नहीं आए थे. उसके बाद रूल 36(4) ये लेकर आ गए. नाउ वन मोर टिप हियर, अगर किसी को उसके बाद भी 36(4) से कोई समस्या है कि साहब मेरा डिफरेंस तो साहब 40% 50% जा रहा है और 36(4) तो साहब 20% ही अलाउ करता है, तो you can always ask this particular question that साहब under which section you have issued this rule 36(4). You don't have any mechanism, you don't have any restriction under which rule 36(4) was issued, because ultimately वो जो GSTR 1 वाली जो कहानी थी, जो फाइनेंस एक्ट 2021 से आई थी, जो कंडीशन नंबर 1 आई थी सेक्शन 62 में, वो आई ही इसीलिए थी कि वो 36(4) से अलाइंड हो जाए. So this is my particular view that rule 36(4) was not effective till the point of time that particular provision was notified, that that particular provision of section 16(2) 1 capital A condition was notified. Till that point of time there was no rule 36(4), no provision with which rule 36(4) could be made effective. So again rule 36(4) could be challenged. Now thereafter another particular issue which comes on a regular basis, that is blocked credit. विभाग आता है अपनी मर्जी से कोई ना कोई आइटम को बोलता है ब्लॉक क्रेडिट, बिल्डिंग ब्लॉक क्रेडिट, बिल्डिंग ब्लॉक क्रेडिट. आपने लिफ्ट लगाई ब्लॉक क्रेडिट, आपने मशीनरी लगाई ब्लॉक क्रेडिट, नहीं है तो बिल्डिंग का पार्ट है. आपने एसी लगाया ब्लॉक क्रेडिट, मशीन का पार्ट है. आपने रिपेयर मेंटेनेंस में पेंट कराया ब्लॉक क्रेडिट, बिल्डिंग का पार्ट है. आपने रिपेयर मेंटेनेंस करा किसी और चीज का ब्लॉक क्रेडिट. आपने मशीन की फाउंडेशन बनाई ब्लॉक क्रेडिट. कहीं पे भी सीमेंट सरिया आ गया ब्लॉक क्रेडिट, कहीं पे पेंट आ गया ब्लॉक क्रेडिट. बोले बिल्डिंग से रिलेटेड हर चीज ब्लॉक.
without looking at the actual provision. Now, what is the actual provision? Section 17.5C, 17.5D, there are two provisions under GST Act. पहला प्रोविजन है 17.5C जो ये बोलता है कि साहब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर वो आप खुद के लिए करा रहे हो. सेम वेज अगर कोई गुड्स और सर्विसेज की क्रेडिट ले रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड खुद के पर्पज से तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी. वो उन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी है. कंस्ट्रक्शन को उन्होंने डिफाइन करा. कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन का मतलब है इरेक्शन, कमीशनिंग, ब्ला 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 ब्ला, एंड फाइनली लिखा विच इज कैपिटलाइज्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट. नाउ उसके एक और एक्सेप्शन में उन्होंने डाला दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी. वो प्लांट एंड मशीनरी को सेक्शन 17 के नीचे उन्होंने डिफाइन करा. उसमें कहा कि प्लांट एंड मशीनरी हर प्रकार का वो इक्विपमेंट, ऑपरेटर्स और मशीनरी जो कि शशि के बिजनेस में काम आती है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, पाइपलाइन एटसेट्रा. मतलब क्या है? 17.5 को ब्रॉडली देखें, 17.5C और डी को, तो यहाँ पे दो कैटेगरी है. पहली बिल्डिंग, दूसरी प्लांट एंड मशीनरी. अगर तो आप प्लांट एंड मशीनरी में फॉल कर रहे हो तो आपको कोई मतलब नहीं है कि मेरे को सोचना है कि नहीं सोचना है. योर क्रेडिट इज अलाउड. बोलो बिल्डिंग की लिफ्ट हो, बिल्डिंग के एसी हो, बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम हो, कोई सी भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिट अवेलेबल. खत्म. हमें देखना ही नहीं इससे आगे. अगर कोई सिविल स्ट्रक्चर ऐसा है जो अपने आप में प्लांट एंड मशीन जैसे एसटीपी, ईटीपी, क्रेडिट अवेलेबल, दिखना ही नहीं. लैंड एंड बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर इसकी क्रेडिट नहीं देंगे. तो अगर बिल्डिंग शेड बनाया, कुछ बनाया तो अलग क्वेश्चन है. प्लांट एंड मशीनरी है, क्रेडिट अवेलेबल. बिल्डिंग, बिल्डिंग के दो पार्ट. अगर खर्चे को कैपिटलाइज कराए क्रेडिट नहीं मिलेगी. कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, पहली बात तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चा है. अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चा ही नहीं है क्रेडिट मिलेगी. मैं मान लीजिए लेट अस से मैं रिको को रेंट पे कर रहा हूँ, जो मेरा लीज रेंट है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, क्रेडिट अवेलेबल बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सपेंस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन का मतलब कोई चीज को बनाना, इरेक्ट करना, दैट इज कंस्ट्रक्शन. क्रेडिट अवेलेबल. अगर मैं कोई रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट अवेलेबल. मैं अगर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को कैपिटलाइज कर रहा हूँ, केवल उसी की क्रेडिट अलाउड है. तो मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे दो बड़े सबसेट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिट अवेलेबल. फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग में दो, कैपिटलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, नॉन कंस्ट्रक्शन. नॉन कंस्ट्रक्शन अगेन क्रेडिट अलाउड. कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में भी दो प्रकार, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नॉन रिपेयर मेंटेनेंस. रिपेयर मेंटेनेंस क्रेडिट अलाउड. सिर्फ और सिर्फ नॉन रिपेयर मेंटेनेंस construction expenses in relation to building, that's it. Capitalized construction expenses in relation to building, ये तीनों चीजें टिक हो जाती है तो ही मेरी इनएलिजिबल क्रेडिट है. उसके आगे एक और कहानी हो गई. एक जजमेंट आ गया साहब, सफारी रिट्रीट. अब ये जजमेंट इतना फेमस हो गया जिसकी हद नहीं. क्या कहा उस जजमेंट ने? सेक्शन 17.5D में लिखा हुआ कि अगर मैं खुद के पर्पज से कोई बिल्डिंग बना रहा हूं तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी. 17.5D में जो ओन अकाउंट है उस शब्द को मतलब दिया गया उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा. उन्होंने रीड डाउन करा उस प्रोविजन को और उन्होंने कहा दैट ये ओन अकाउंट की जो कहानी है ना, इसका मतलब ये मानिए कि मैं आगे रेंटल के पर्पज से नहीं बना रहा हूं. अगर आपका पर्पज आगे उस बिल्डिंग को रेंट पे देना है तो that means that you are not constructing that building on your own account, and since you are not constructing that building on your own account, you are eligible to take the credit. तो हुआ क्या साहब, सारे के सारे वेयर हाउस वाले क्रेडिट लेने लग गए. सारे के सारे जो रेंटल पे बिल्डिंग बना रहे हैं वो क्रेडिट लेने लग गए. जब कहा सबको कि भाई क्रेडिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर with a word of caution that this judgment is pending before Honorable Supreme Court. No stay has been granted, but it is still pending, and since it is still pending, then this credit should be availed but not used. And as soon as the department comes
or this Supreme Court judgment is there finally against the SSC, reverse this credit, और अगर ये फेवर में आ जाता है तो आप उस क्रेडिट को यूज कर लीजिए. So this is as far as in relation to safari retreat and plant and machinery scenario, blocked credit. Then there is another question sometimes in relation to expired goods. क्या होता है बहुत सारे FMCG सेक्टर में फास्ट मूविंग जो ये गुड्स आते हैं खाने पीने के आइटम में, फूड सेक्टर में एक्सपायरी होती है गुड्स की. तो जब एक्सपायरी होती है तो माल वापस किया जाता है. In case if the goods are expired, then the material is returned. There is a circular 72 for these kind of cases if the expired goods or expired medicines are returned. तो वहां पर ये प्रोविजन में ये कहा गया उन्होंने कि साहब अगर एक्सपायर्ड गुड्स वापस जा रहा है और वो क्रेडिट नोट पे आया है तब तो सामने वाले को आईटीसी रिवर्स करनी है. बट इन केस अगर वो बिना क्रेडिट नोट के माल वापस जा रहा है या फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पे वापस जा रहा है, देन इन दैट केस आप माल को वापस कर सकते हो. उन्होंने ये नहीं लिखा जानबूझ करके कि आपको क्रेडिट रिवर्स नहीं करनी है. मैं सिर्फ इतना लिखा वहां पे जहां पे क्रेडिट नोट जीएसटी क्रेडिट नोट के साथ जा रहा है वहां लिखा केवल कि आपको क्रेडिट रिवर्स करनी है. बट जहां पर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट था वहां पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा. टू विच माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय इंटरप्रिटेशन इज दैट कि अगर आपने वहां लिखा है क्रेडिट रिवर्स करनी है और यहाँ नहीं लिखा दैट मींस यहाँ क्रेडिट रिवर्स नहीं करना. तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट से एक्सपायर्ड गुड्स वापस रिटर्न हो रहा है देन इन दैट केस नो आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड. So this is your particular thing. Then there is another issue which is in relation to section 16(4) in your own case. अब मान लीजिए कोई एसएससी ने 16/4 की रिटर्न भरी, मतलब रिटर्न भरी जीएसटी 3B की और वो 16/4 की जो टाइम लिमिट थी उसके बियॉन्ड है. तो अभी क्या करें? अगर 16/4 की टाइम लिमिट के बियॉन्ड है तो इफेक्टिवली तो विभाग कहता है कि हम क्रेडिट नहीं देंगे. हम कहते नहीं मिलेगी. कैसे कहते हैं? पहली चीज तो ये जो मैं एडवाइजेस दे रहा हूँ साहब प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा. आप क्वांटम के ऊपर खेलिएगा. मतलब ऐसा नहीं हो कि क्वांटम बहुत छोटा और आप विभाग के बाद लिटिगेशन के लिए पहुंच जाओ और वो लिटिगेशन की कॉस्ट ही आपके क्वांटम से ज्यादा हो जाए. सो प्लीज कीप इन माइंड योर क्वांटम. हैविंग सेड दिस, व्हाट इज आवर व्यू? We take our view from the earlier excise regimes. Excise regime में क्या होता था कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते थे बुक्स के अंदर और वो जो क्रेडिट ली जाती थी वो बुक्स के अंदर ली जाती थी. उसके लिए वो आरजी 23C करके फॉर्म होते थे. वो फॉर्म के अंदर हम क्रेडिट लेते थे 23 से 23C में और वो फॉर्म्स के अंदर क्रेडिट को लेके रख लेते थे. उसके बाद फिर रिटर्न में फाइल करते रहते. तो जो अवेलमेंट होता था वो रिटर्न में होता था और टेकन जो होता था वो बुक्स में होता था. Now with this when we read section 16(4) the word that is used is taken. कि आपको टेक करनी है as per within the time limit as prescribed under 16(4). और जब आप सेक्शन 38 और 41 पढ़ोगे वहां पर शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अवेल्ड है. सेक्शन 38 आपका जीएसटी 2 का बेसिक प्रोविजन है जो बेसिकली अभी अमेंड भी हो गया तो भी अमेंडमेंट के बाद भी वो हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही प्रोविजन है, एनेबलिंग प्रोविजन. And 41 is the provision for the transitional credit. Transitional credit के तहत हमारे को किस तरीके से मतलब ट्रांजिशनल नहीं सॉरी प्रोविजनल क्रेडिट जो कि अब रेगुलर प्रोविजन हो गया जिसमें कह दिया कि साहब जो भी क्रेडिट आप ले रहे हो वो आपकी रेगुलर क्रेडिट है और आप उसको कैसे इस्तेमाल करें. दोनों ही जगह जो शब्द का इस्तेमाल है वो है अवेल. तो हमने बेसिकली इसका आइडिया यही लिया दैट कि कानून में खुद में दो प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कराया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड. एक है टेकन और एक है अवेल्ड. तो जो टेकन शब्द का मतलब है वो शब्द का मतलब तो है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट को लेना, टेक करना, इनवॉइस को रिकॉर्ड करना, क्रेडिट को लेना. और जो रिटर्न में क्रेडिट हम लेते हैं जीएसटी 3B के अंदर उसका मतलब है क्रेडिट को अवेल करना. और जब भी आप कभी कोई भी प्रोविजन की बात करते हैं जो सेक्शन 73, 74 जो लायबिलिटी भी करते हैं वो हमेशा अवेल्ड की बात करते हैं, वो टेकन की बात नहीं करते. So that means that if I have taken any credit in my books of accounts complying with the provisions of section 16(4) then विभाग मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकता अवेलमेंट का. ठीक है.
कि साहब आपने तो नॉन अवेलमेंट कर, अगर मैंने 3B में नहीं ली, दैट मींस दैट इज अ पर्टिकुलर नॉन अवेलमेंट, इट इज नॉट अ नॉन टेकन, इट इज अ नॉन अवेलमेंट। सो क्लियर कट द पॉइंट इज कि अगर मैंने कोई क्रेडिट बुक्स में ले ली विद इन द टाइम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 16(4), तो आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि साहब मैं उस क्रेडिट को अब अवेल नहीं कर सकता, अब मैं जब चाहूँ उस क्रेडिट को अवेल कर सकता हूँ। मेरे को 16/4 की जो टाइम लिमिट है उसका ध्यान केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर मैंने टाइम से क्रेडिट ले रखी है तो मेरे को आप कोई भी क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते हैं। So this is the prima facie understanding in 16(4) matters, though these matters are litigated. So again my point is कि देखो ये लिटिगेशन के हार्ड कोड जो हम लोग यूज करते हैं, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अनलेस एंड अनटिल अमाउंट इज सिग्निफिकेंट, आप छोटे मोटे मैटर्स में मत करिएगा क्योंकि लिटिगेशन कॉस्ट ज्यादा है। मैं इसलिए आपके सामने ये चीज को रख रहा हूँ। सो 16(4) में अगर आपका सिग्निफिकेंट मैटर है, देन इन दैट केस these provisions are very good provisions for the purpose of assessee। ये provisions को यूज करके बहुत तरीके से अपना litigation fight करके कह सकता है कि साहब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट ली थी, ये लो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल्स, now the credit is allowed to me and you cannot at any point of time ask me to reverse that particular credit which is taken validly in the books of account by me. The word is taken. And the credit will be availed in GSTR 3B as soon as the situation arises. If I forgot, then still I am not non-complied with section 64. I am very much in compliance with section 16, subsection 4. Then उसके बाद एक मेजर इशू आता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जनरली आता है, CSR की क्रेडिट का। बहुत बढ़िया प्रोविजन आया इस बजट में कि इन्होंने कह दिया कि साहब आगे से CSR की क्रेडिट नहीं मिलेगी। That means आज तक CSR की क्रेडिट मिलेगी। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आज तक कोई भी CSR एक्सपेंडिचर किया था उसकी क्रेडिट एलिजिबल है, आगे से क्लियर हमारे को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलने वाली है जो भी हमारा CSR का एक्सपेंडिचर है उसकी। सो इट इज वेरी बेसिक, वेरी सिंपल अंडरस्टैंडेबल प्रोविजन कि CSR की क्रेडिट नहीं है। देन एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे पास आता है कि साहब गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस की क्रेडिट मिलेगी कि नहीं। तो गाड़ियों के केस में साहब थंब रूल है, 1 फरवरी 2019 का दिन मार्क कर लीजिए, उसके पहले और उसके बाद में, क्योंकि उस दिन जो हुआ था पहला CGST अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई हुआ था, SGST अमेंडमेंट एक्ट, CGST अमेंडमेंट एक्ट। तो वो क्या कहता है, वो कहता है जी देखो अगर तो आपका लोडिंग व्हीकल है, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तब तो डेफिनेटली हम आपको क्रेडिट पहले भी देंगे बाद में भी देंगे। अब पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं। तो पैसेंजर व्हीकल के केस में स्पेसिफिक डिनायल का प्रोविजन सेक्शन 17(5) सबसेक्शन सब क्लॉज AB AA ऐसा कुछ उसका सब क्लॉज है। There it has been categorically denied with from 1st of February 2019 कि हमारे को जो व्हीकल जिनकी क्रेडिट डिनाइड है उनके रिस्पेक्ट में हमें रिपेयर मेंटेनेंस की क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। So it has been specifically denied with effect from that particular date. So हमारे को वो दिन से क्रेडिट नहीं मिलेगी 1 फरवरी 19 से। 1 फरवरी 19 से पहले सारी क्रेडिट मिलेगी हमें हमारे पैसेंजर व्हीकल्स की, नंबर 1। पर जो हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है उसके रिस्पेक्ट में हमें सारी की सारी क्रेडिट मिलने वाली है, उसके रिस्पेक्ट में कोई भी डिनायल नहीं हो सकता। सो these are basic issues, intricate issues which I could identify from various show cause notices, appellate orders or adjudication orders which we have received over a period of time, and how we are responding these particular provisions। मैंने वो आपके सामने रखे हैं कि हम इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं फिर से बात बोलता हूँ कि GST ITC के जितने भी इश्यूज हैं, मेजरली इश्यूज विभाग ऐसे ही क्रिएट करता है कि तुमने बुक्स में ये नहीं कर रखा, बुक्स में वो नहीं कर रखा। विभाग सिर्फ और सिर्फ 2A 3B देखता है, बुक्स में जो बेसिक डेटा हम उनको देते हैं वो देखता है और उसके बेसिस पे हमारे को उठा के दे देता है। Now we have to respond very categorically कि साहब मैंने इसकी क्रेडिट ली है, इसकी नहीं ली है, ये क्रेडिट नोट मैंने आइडेंटिफाई करके नेट में रिड्यूस कर रहे हैं, ये क्रेडिट नोट को मैंने रिवर्स कर चुका। वो जो टाइम पीरियड रिलेटेड सारे इश्यूज है वो आपको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने,
आप प्रॉपरली टेबल बनाकर उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करिए अपने रिप्लाई में और वो विभाग को दीजिए, so that at a later point of time whenever a question arises you can definitely say that this particular credit is eligible to me, or this particular credit was validly taken by me, so there is no issue at all. So these are majorly the issues जो मुझे लगा कि हमारे को डिस्कस कर लेने चाहिए थे. So I think भाई साहब now we can take the questions. Okay, sir. ठीक है सर. विनोद शर्मा जी नमस्ते, कैसे हैं सीकर से? यहाँ सर मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वैसे चैट बॉक्स हमने ओपन कर दिया है और मेरे ख्याल से रंजन जी ने जिस तरीके से 100% बजट को क्लियर कर दिया और जो अपॉर्चुनिटीज अंदर है वो ही बता दी है सर. नो डाउट रिप्स के अंदर तो इतना बड़ा काम है, लेकिन हालांकि सर जो ML यूपीवाई जो इनकी स्कीम थी ना, वहां तकलीफ है, वहां फंड अवेलेबल नहीं है. तो रिप्स के अंदर वो देख के ये रखे कि जहां जहां फंड अवेलेबल, क्योंकि ये अभी क्या पिस के रह गई चीजें, कोई कहाँ जा रही है कोई कहाँ जा रही है चीजें, वो आप लोगों को पता, लेकिन ये डिस्कस नहीं करेंगे चीजों को. तो लेकिन कुल मिलाकर फिर भी रिप्स वो बहुत बढ़िया चीज है सबके लिए. कोई भी अगर है प्लीज रेज हेड करे, ज्यादा इजी रहेगा. वैसे चैट बॉक्स ओपन है. हालांकि रंजन जी का जो एक्सप्लेनेशन था वो अपने आप के अंदर बहुत क्लियर था, बहुत वाइड था. सर एक आध क्वेश्चन आ रहा है सर. वंश ने क्वेश्चन किया है, GST पेड ऑन परचेज ऑफ कॉमर्शियल स्पेस फॉर बिजनेस पर्पज अवेलेबल. कमर्शियल स्पेस अगर आपने बाय किया होगा तो आई थिंक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बाय किया होगा, तो उसकी क्रेडिट डेफिनेटली अलाउड नहीं है. सेक्शन 17(5)D में स्पेसिफिकली क्या रखा है, एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज जब आप खुद के ओन अकाउंट के लिए कुछ बाय कर रहे हैं, तो जब भी आप कमर्शियल स्पेस, जैसे मैंने अगर मान लो मेरा ऑफिस भी जिसमें बैठा हूँ अगर मैंने खरीदा और उसमें GST लगता है, खुद के पर्पज के लिए बाय कर रहा हूँ. जो सफारी रिट्रीट की जो पर्टिकुलर बात होती है वो बहुत क्लियरली ये कहती है कि साहब अगर आपका रेंटल का इंटेंशन है देन ओनली योर क्रेडिट इज अलाउड. तो अगर आप रेंटल करने वाले हैं उस कमर्शियल स्पेस को खरीद के, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आया था आप उस क्रेडिट को अवेल करके यूज ना करें. आप उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपको दिक्कत होगी. फाइनली जजमेंट किधर भी जा सकता है, मतलब बिकॉज इट इज अ वेरी डाइसी प्रपोजिशन व्हिच हैज बीन प्रपोज्ड बाय ओडिशा हाई कोर्ट. So let us wait till the final judgment of Supreme Court is there. Okay, sir. Okay. One more question: whether amnesty under GST is for 21, 22 or केवल 21-22, केवल और केवल 21-22, पुराना कोई साल कवर नहीं है GST की एमनेस्टी. ओके सर. सुरेश सर पूछ रहे हैं, इज GST एप्लीकेबल ऑन रेंट बिल्डिंग टू स्कूल? हाँ सर. Is GST applicable on rent billing to school? Rent billing to school? हाँ. रेंट एक सेकंड, मेरे को नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन. उसमें सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन सोसाइटी कुछ एग्जम्पशन है, वहां तो नहीं है. रेंट बिलिंग टू स्कूल रेजिडेंशियल पर्पस मेरे हिसाब से लगना चाहिए. एक सेकंड नोटिफिकेशन देखते हैं. चलो आप देखो सर, तब तक मैं अगला क्वेश्चन ले लूं या रुक जाऊं? अगला क्वेश्चन अनुराग जी का है. सर प्लीज एनलाइटन द स्टेटस ऑफ एप्लीकेबल ऑफ रूल 86B अबाउट 1% कैश पेमेंट ऑफ GST. इज इट कंपल्सरी और नॉट? एक सेकंड. नहीं, एग्जेम्पशन 12/17 में तो नहीं है. अगर आप रेंटिंग करते हैं तो अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ये होना चाहिए कि एक और देख लेता हूँ. रेंटिंग ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल. अगर 12AA का चैरिटेबल ट्रस्ट है वो स्कूल, तो भी नहीं, तो भी एग्जेम्पशन नहीं सर. नहीं होगा. कोई एग्जेम्पशन नहीं है स्कूल को रेंटिंग ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी, कोई एग्जेम्पशन नहीं. हाँ नहीं है. नहीं वैसे.
ओके सर, सेकंड क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड सर, मैं दोबारा कर रहा हूँ रीड आउट, 1 हाँ। सेकंड। 86B वाला क्वेश्चन मेरे सामने ही है। हाँ, नहीं मैं रीड आउट कर रहा हूँ सर, प्रॉपर उसको पढ़ भी रहा हूँ मैं। हाँ, Please entitle the status of applicability rule 86B about 1% cash payment of GST. Is it compulsory or not? तो देखिए ऐसा है, 86B तो वी आर चैलेंजिंग इन सर्टेन केसेस, वी आर ऑलरेडी चैलेंजिंग 86B, बट जब हम सेक्शन 49 पढ़ते हैं ना, जहां पर आईटीसी यूटिलाइजेशन की बात करी जाती है कि आईटीसी कैसे यूटिलाइज करोगे, वहां लिखा हुआ है दैट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, ऐसे केस में भी यूटिलाइज ऐसे 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 करोगे। तो बेसिकली वो वहां से उसको लेकर आ रहे हैं कि हाँ साहब हमने हमारे पास 86B का एनेबलिंग प्रोविजन। Now coming to this 1% scenario, I would always say simply कि देखो साहब, अगर आपका डायरेक्टर, प्रमोटर, पार्टनर कोई भी अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स पे कर रहा है तो डेफिनेटली ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि कोई भी डायरेक्टर, प्रमोटर, पार्टनर या एसएससी खुद, अगर मान लीजिए खुद इंडिविजुअल है या खुद कंपनी है, वो भी अगर टैक्स पे कर रहा है ना 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स साल में, तो आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा कि साहब ये 86B की कंप्लायंस करनी की नहीं करनी है, आपको नहीं करनी। नाउ अगर आप दूसरी तरफ आ जाते हो तो डेफिनेटली आपको ये कंप्लायंस करनी पड़ेगी। बट मजेदार चीज क्या है कि विभाग ऐसे समय में ना बहुत गेम खेलता है। गेम क्या खेलता है कि आप तो नॉर्मली आईटीसी से जमा करा के आ चुके हैं अपना टैक्स, अब विभाग बोलता है नहीं 1% मेरे को कैश में दो, तो वो बोलता है डीआरसी भर दो, आप डीआरसी भर देते हो। तो पुराना जो दे दिया मैंने उसका क्या, तो विभाग कहता है वो तो आईटीसी से दिया था उसका क्या करना है। तो ऐसा नहीं है, यू शुड अप्लाई रिफंड इन दोस केसेस, स्टेटिंग सिंपली कि आप मेरे को ये रिफंड जो है क्रेडिट लेजर में दे दीजिए, क्योंकि मैंने क्रेडिट यूटिलाइज करी है, गिव मी द रिफंड इन क्रेडिट लेजर। वी हैव ऑलरेडी डन दिस पर्टिकुलर थिंग इन केस ऑफ अ कंपनी, जहां पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, और छोटा मोटा नहीं बड़ा फिगर था उसका, क्योंकि उसकी पुरानी कैपिटल गुड्स की बहुत सारी क्रेडिट पड़ी थी, तो क्रेडिट यूटिलाइज करता चला रहा था, और इनकम टैक्स भी वो एग्जम्पशन में है ड्यू टू एटीआईए एटीआईबी प्रोविजंस। तो हमने वहां पर उनको बोला कि आप हमें क्रेडिट लेजर में रिफंड दीजिए, एंड क्रेडिट लेजर का रिफंड मिल गया हमको। सो सिंपली व्हाट वी शुड डू इज वी शुड क्लियरली स्टेट कि साहब मेरे को आप रिफंड दीजिए क्रेडिट लेजर में, जो भी मैं पीछे पे करके आ गया, क्योंकि मेरा एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स है, आप मेरे से यहाँ कैश में मांग रहे हो। एक चीज। दूसरी चीज, अगर किसी का फिर भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट हो तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर प्रोविजन कैन बी चैलेंज, एंड वी आर ऑलरेडी अंडर चैलेंज फॉर दिस, दिस कैन बी डन। नेक्स्ट लो सर क्वेश्चन। जी भाई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आशीष काबरा जी का। सर जीएसटी प्रोविजन ऑन हॉस्टल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल सर्विसेज बाय प्राइवेट प्लेयर्स। ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो है ये, आज की तारीख में ना बहुत डिफिकल्ट हो गया ये। मैं बताता हूँ आपको, जब भी हम हॉस्टल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं रेजिडेंशियल पर्पस ही है, इसमें कोई डिस्कशन भी नहीं है। भले ही देने वाले की कमर्शियल एक्टिविटी है, पर्पस रेजिडेंशियल है ना, क्योंकि आदमी रहेगा ही, हॉस्टल का मतलब ही है कि कोई ना कोई रहेगा वहां पे, तो इट इज अ रेजिडेंशियल पर्पस, देयर आर नो इश्यूज। तो आपको उसका एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहिए। बट कई बार क्वेश्चन ये आता है कि साहब हम तो फूड इंक्लूड करके देते हैं, हम फूड को शामिल कर देते हैं, दूसरी चीजों को एमिनिटीज को शामिल कर देते हैं, तो उसका क्या? अगेन माय आंसर टू दैट इज कंपोजिट सप्लाई प्रोविजन। डेफिनेटली प्राइमरी सप्लाई इज अ हॉस्टल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन सर्विस which are exempt, so therefore remaining all the supplies are also composite supplies being exempt. So this is my primary view. अब क्वेश्चन आता है, रिसेंटली मेरे सामने आया कोटा में एक क्वेश्चन कि साहब अगर हॉस्टल वाले ने किसी और से रेंट पे लेके आगे बिल्डिंग रेंट पे चढ़ाई हुई तो हॉस्टल पे दी हुई तो क्या? दिस इज अ पर्टिकुलर केस जहां पे अभी जो रिसेंटली 18 जुलाई 2022 के रिवर्स चार्ज के प्रोविजन आए थे ना, वो इफेक्टिव हो गए। अब क्योंकि हॉस्टल वाला अगर रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस पर्पस के लिए ले रहा है वो रेजिडेंशियल पर्पस मुझे नहीं लगता, मतलब वो उसका कमर्शियल पर्पस है, वो दे रहा है रेजिडेंशियल। तो या तो अगर आपको उससे भी बचाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, सॉरी, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे वो जो रेंटल दे रहा है वो रेजिडेंशियल पर्पस है और वहां एग्जेम्पशन नहीं। पहले हम क्या करते थे, पहले हम इस केस में कहते थे कि साहब उसमें कंडीशन डलवा दीजिए कि ये भी आगे रेजिडेंशियल पर्पस ही देगा, तो आगे से आगे एग्जेम्पशन पता चला जाएगा। बट क्योंकि अभी जो रिसेंटली मुझे रिवर्स चार्ज वाली कहानी आई, जिसमें
वो नोटिफिकेशन में कहा गया कि अगर आप सामने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को तो एग्जेम्पशन है। क्लैरिफिकेशन ले आए, क्लैरिफिकेशन में ये कहा कि अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति को उसके पर्सनल पर्पस के लिए दे रहे हो तो अगेन आप पे रिवर्स चार्ज नहीं है, आपको कोई टैक्स चुकाने की आवश्यकता। तो निकल के क्या आया फाइनली कि अगर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को उसके पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं दे रहे, आप उसको गेस्ट हाउस के लिए दे रहे हो, आप उसको हॉस्टल के लिए दे रहे हो, तो उसमें आपको रिवर्स चार्ज में चाहे टैक्स चुकाना है और उसको आगे क्योंकि उसकी सर्विस एग्जेम्प्ट है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो या तो आप आगे से टैक्स चार्ज करना स्टार्ट कर दीजिए, ये बोलते हो कि साहब नहीं मेरी सर्विसेज तो टैक्सेबल है और मैं तो प्राइमरीली स्टूडेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा हूँ या व्हाटएवर सर्विस दे रहा हूँ और मेरे को उस पर टैक्स चुकाने की आवश्यकता नहीं है। So this is my understanding in this matter. ओके सर। सर सिंघवी साहब का क्वेश्चन, दौलत सिंघवी जी का, प्लीज सी द नोटिफिकेशन फॉर वेट एमनेस्टी अंडर जीएसटी इज करेक्ट। तो क्लियर नहीं है। सिंघवी साहब एक बार हैंड रेज करिए आप, मेरे ख्याल से वंस पूछ रहे हैं 1 लाख एमनेस्टी फॉर वन पर्टिकुलर ईयर और इन एग्रीगेट। अरे बहुत मजेदार है वो, सिंगल डीसीआर एंट्री के लिए है, मतलब हर डीसीआर एंट्री अगर 1 लाख रुपए से कम की है तो हर एंट्री के लिए वो एप्लीकेबल है। तो अगर वो 1 साल के लिए एक एंट्री है 1 लाख से कम, उसके लिए एप्लीकेबल, दूसरे साल के लिए भी 1 लाख है तो भी आपको एमनेस्टी अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए आपके 15 साल की 10 साल की डिमांडें हैं और उनकी 10 डीसीआर एंट्री है, सारी मिला के 9,90,000 रुपए, पर सारी की सारी जो है आपकी 99,000 रुपए की है, तो आपको पूरा 10 लाख छूट गया, 990 छूट गया। सिंघवी साहब अनम्यूट करिए। Sir, the notification for amnesty under VAT scheme is issued under Rajasthan Goods and Service Tax Act 2017. Is it correct? नोटिफिकेशन सर हमेशा जब भी जीएसटी के बाद में कोई भी वैट का नोटिफिकेशन जारी होगा, then it has to be issued under section 174 of the CGST Act. Okay. Otherwise वो इशू ही नहीं करा जा सकता, क्योंकि जो रिपील एंड सेविंग प्रोविजंस हैं सर, उसके तहत राजस्थान वैट एक्ट ऑलरेडी रिपील्ड लॉ है, ठीक है, केवल और केवल उसकी सेविंग करी गई है सेक्शन 174 में, 174(2) में, टू द एक्सटेंट सरकार को सेव करना था। Sir, तो act is not repealed yet. वैट का कोई भी नोटिफिकेशन 174 के बिना आता है तो वो इलीगल है। Sir, VAT Act is not still repealed. नहीं, वैट Because एक्ट इज it is- रिपील्ड सर, वैट It एक्ट is आज की तारीख applicable में on petroleum products. It is नहीं, applicable on नहीं। petroleum products. सर मेरी सुने सर एक बार, वैट एक्ट केवल और केवल वो जो 5 कमोडिटीज है, Yes, वो sir. 5 कमोडिटीज के लिमिटेड पर्पसेस के लिए है। लेट मी Okay, sir. रीड यू Okay. Okay, sir. सेक्शन 174 ऑफ द राजस्थान वैट एक्ट। Okay, sir. ओके सर, ओके। हाँ आशीष भाई, आशीष भाई, आशीष काबरा जी। सर आगे बढ़ो। अच्छा आगे बढ़ता हूँ सर। ये शर्मा सर, रामोदास शर्मा सर, सर प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट सर। सर ओके कर दिया जी सर। हाँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉम्प्लीमेंट जैन साहब फॉर सेलेक्टिंग रंजन भाई एज ए स्पीकर। ही इज अ वर्सेटाइल स्पीकर इन जीएसटी। और मेरा केवल एक क्वेरी ये थी रंजन कि जो जीएस ट्रांसपोर्टेशन का जो आरसीएम दिया, मतलब किसी पार्टी ने चुकाया नहीं आरसीएम, और उसका अब ऑडिट में ऑब्जेक्शन आया कि ये आरसीएम अब आप चुकाओ, तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोविजन है कि आरसीएम पे करो और क्रेडिट ले लो। तो क्या इसमें कोई शेल्टर मिल सकता है क्या रिप्लाई में? बहुत सारे शेल्टर हैं सर, ठीक है, बहुत क्लियर शेल्टर दे देता हूँ एक। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में उसे आइडेंटिफाई नहीं करा तो उसको रसीदें दे दो सारी 750 रुपए से नीचे की और बोलो कि एग्जेम्प्ट है। ओके, बहुत क्लियर। दूसरा, अगर आपका लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो कि बहुत केस में हम कार्टेज के नाम से बुक करते हैं, एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। अच्छा, जो एक एंट्री है मेरी नंबर 23 एंट्री है नोटिफिकेशन 12/2017 की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अदर देन जीटीए एंड कुरियर आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। यस यस, जीटीए वो है जो बिल्टी इशू करेगा, बिल्टी इशू नहीं हुई, मेरा लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, आप बोले साहब मेरा लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, ये लीजिए डिटेल एग्जेम्प्ट है, खत्म।
हाँ 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 नाउ कमिंग टू द क्रक्स ऑफ योर क्वेश्चन सर, आपने जो क्वेश्चन रेज करा वो ये करा रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। तो सर यस इसके प्रेसिडेंट्स अवेलेबल है मेरे पास सर्विस टैक्स में बहुत क्लियर प्रेसिडेंट्स में देयर इज सम एयरलाइन जजमेंट, इंडिगो का था या स्पाइस जेट का था, मेरे को अभी जेट एयरवेज का जजमेंट है, उसमें बहुत क्लियरली ये कहा कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी है तो आप एसएससी से इंटरेस्ट भी नहीं वसूलोगे। बट द प्रॉब्लम है कि एक तो वो दो जजमेंट है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हिस्टोरिकली रेवेन्यू न्यूट्रलिटी के एस्पेक्ट पे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन उड़ाया जाता रहा है ना। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन उड़ा देंगे वो लोग, ये वो क्लियरली कहते हैं। पर नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन में अगर डिमांड रेज हो गई तो वो उसको नहीं उड़ाते। फॉर दैट क्लियर कट रूलिंग्स आर देयर अंडर सर्विस टैक्स रिजीम। तो अगर मैं उससे सबक लेता हूं तो ये समझ में आता है कि हाँ साहब रेवेन्यू न्यूट्रलिटी में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अच्छा इंटरेस्ट के लिए आप लड़ाई कर सकते हो ये कहते हुए कि साहब सिंस इट इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन द इंटरेस्ट शुड नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। उसके लिए मैं जजमेंट बोल रहा हूँ, एक प्रतिभा प्रोसेसर्स का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दैट आल्सो यू कैन रेफर। एंड फॉर द पर्पस ऑफ पेनल्टी यू कैन डेफिनेटली से कि आप सेक्शन 74 मेरे ऊपर तो लगा ही नहीं सकते, तो अगर आपका शोकोज नोटिस रिवर्स चार्ज का 74 में है देन इट इज अ वेरी गुड केस फॉर यू। You start from 74 itself saying that ये फ्रॉड में बनाया है साहब, ये फ्रॉड हो ही नहीं सकता, मेरा तो शोकोज नोटिस ही गलत है। क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी पे आप मेरे को फ्रॉड का एलिगेशन नहीं लगा सकते और उसके आपको नंबर ऑफ जजमेंट मिल जाएंगे सुप्रीम सर्विस टैक्स ईरा के, ट्राइब्यूनल्स के, हाई कोर्ट्स के। सो दिस इज हाउ यू शुड गो अहेड सर। अच्छा 17-18 का जैसे मैं अभी पे करता हूँ तो क्या मैं अब उसको इनपुट ले लूंगा? जोरदार सवाल है सर। ऑलरेडी लिटिगेशन में है, मेरा सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है सर, सेक्शन 31(3)(f) मेरे को कंप्लाई करने बोलता है कि साहब मेरे को एक इनवॉइस इशू करनी है परचेज की, जब भी कभी रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन आता है। मेरा सेक्शन 13 है जो टाइम ऑफ सप्लाई बताता है कि 60 दिन में मेरे को वो इनवॉइस इशू करनी है और मेरे को टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। देन रूल 36 मेरे को बताता है कि साहब कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे मुझे क्रेडिट मिले। रूल 36 कहता है परचेज इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट मिलेगी। सेक्शन 31 बोलता है परचेज इनवॉइस मेरे को इशू करनी है और जिस दिन मैं टैक्स पेमेंट करूंगा उस दिन इशू करूंगा। बट कोई भी प्रोविजन मेरे को ये नहीं बोलता कितने दिन में मेरे को इनवॉइस इशू करनी है। 31(3)(f) बोलता तो है कि आप जब भी परचेज करोगे तो इशू करनी है, तो या तो मैं मान लूं कि साहब जिस दिन मैं परचेज करूंगा उसी दिन मेरे को परचेज इनवॉइस इशू करनी है, ठीक है। फिर मजे की बात क्या है कि मैं उसके बावजूद भी अगर ये कहता हूं कि साहब ठीक है मैं इनवॉइस के प्रोविजन कंप्लाई नहीं कर पाया, मैं भूल गया आपके इनवॉइस के प्रोविजन कंप्लाई नहीं कर पाया, मैं आज उसकी इनवॉइस रेज कर रहा हूँ, लगा दो उसकी पेनल्टी आप मेरे पे। आप जो भी मेरे पे नॉन कंप्लायंस की 25,000 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाना चाहते हो आप वो लगा लो मेरे पे। मेरा आईटीसी का राइट मेरी ये इनवॉइस के बेसिस पे, ये इनवॉइस मैंने आज रेज करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, दिस इज फॉर योर रिकॉर्ड एंड ऑन दैट बेसिस आई हैव टेकन माय क्रेडिट व्हिच इज वैलिडली अंडर सेक्शन 64, क्योंकि 16(4) कहता है इनवॉइस की डेट के अगले साल के सितंबर से पहले मुझे क्रेडिट लेनी है, तो मैंने वो तो कंप्लाई कर ली, तो मेरा आईटीसी का क्वेश्चन तो कहीं पिक्चर में आता नहीं है। आईटीसी की मैंने कंप्लायंस कर ली, बशर्ते मैं ये दिखाऊं कि मैंने इनवॉइस रेज करी। सो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर हम इनवॉइस रेज करते हैं, विभाग को इनवॉइस प्रोड्यूस करते हैं बिफोर हैंड, उसकी डिटेल डालते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो टैब है जीएसटीआर 1 में, उसमें प्रॉपर्ली डिक्लेयर करते हैं, तो देन वी कैन डेफिनेटली टेक द क्रेडिट। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है विवेक सिंघवी जी का। सर, न्यू एमनेस्टी स्कीम कैन बी अवेल्ड इन केसेज ऑफ assessee which already availed amnesty scheme 2022 till March December 22 and still some demands are pending with the department. अगर शहर आपका AS2 जारी नहीं हुआ है, डेफिनेटली आप नई स्कीम में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। ओके सर, कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट लिख दिया उसमें ही, नोटिफिकेशन में लिख दिया, आप ऑटोमेटिकली नई स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए अगर आपका AS2 जारी नहीं हुआ था या आपने एक भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई थी। अगर आपने कुछ भी कंप्लायंस कर ली थी, इंस्टॉलमेंट जमा करा दी थी या कोई पैसे जमा करा था, तो फिर भूल जाइए। ठीक है सर।
Next question, Ashish Kabra ji ka, hostel services are still exempt if property title is commercial. It doesn't matter एक्चुअली, जब आप पढ़ेंगे ना वो एंट्री को, तो वो लिखा हुआ फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, वहां ये नहीं लिखा हुआ रेजिडेंशियल टाइटल, वहां लिखा हुआ रेजिडेंशियल पर्पस। तो अगर कल को मैं किसी वेयर हाउस को भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देने लग जाऊं, तो विच माय माइंड सेज कि आपको कोई ना कोई और लॉ मना करता होएगा या और किसी लॉ में प्रॉब्लम होती होगी, आई डोंट नो। बट अगर इफ यू कैन गिव, देन डेफिनेटली रेजिडेंशियल पर्पस लिखा हुआ मेरे, मतलब हमारे जीएसटी के कानून में, हमें फिर उसके अलावा आगे नहीं बढ़ना। Okay sir. Next question, Mayank Agarwal ji ka, GST provision on derivative trading, GST is consumed along with it renting and some other services provided. Can there be any issue regarding GST? सर मेरे हिसाब से प्रोबेबली ये कहना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग करी, उसमें जीएसटी लगी, वहां तो मेरा नुकसान है, मैं वहां तो कोई यूज कर नहीं मयंक जी सकता। अनम्यूट कर लें, मयंक जी अनम्यूट कर लें एक बार, मयंक जी अनम्यूट करें। यस सर। वीडियो ऑन करें ना, वीडियो ऑन करें ना सर। um, स्पीकर बैठे हुए सर, ऐसे क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है सर, उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, दिस इज द गुड ना, थोड़ा सा दोनों के प्रति सम्मान बराबर का रहता है वैसे। हेलो सर। हाँ जी जी सर। सर क्लाइंट डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करता है, टर्नओवर 8 से 10 करोड़ आ जाता है साल में, टैक्स ऑडिट वो अपना कराता है, जो भी जीएसटी पड़ता है वो तो ब्रोकरेज पे पड़ता है, जीएसटी उस पे तो पड़ता नहीं, डेरिवेटिव्स के टर्नओवर पे। अब वो जो जीएसटी होता है वो तो पीएल में डेबिट हो जाता है, एक्सपेंस कंसिडर कर लिया जाता है। अलोंग विद इट वो इंडिविजुअल क्लाइंट है, अलोंग विद इट वो रेंटिंग, थोड़ी अकाउंटिंग सर्विसेज, अदर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर देता है। जब भी हम टर्नओवर करता है रेंटिंग सर्विसेज, रेंटिंग कर रहा है, ठीक है, थोड़ी अकाउंटिंग कर रहा है, मतलब थोड़ी बिलो 40 लाख, 40/20 वॉट एवर यू कंसिडर इट। तो जब भी हम अगर टर्नओवर डिटरमिन करेंगे, टैक्स ऑडिट में तो कंपाइल्ड सब चला जाता है। क्या कोई जीएसटी का इशू रिगार्डिंग दिस आ सकता है कि आपका हम टोटल टर्नओवर कंसिडर करेंगे या हम सिर्फ अदर सर्विसेज का कंसिडर करेंगे? क्या हमें for that matter you must understand that securities are neither goods nor services. नॉट सर्विसेज? यस। Okay, so it cannot be an aggregate turnover, it cannot be anything. सो इफ उसके अलावा अगर बाकी रेंटिंग या जो भी वो अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है 20 लाख से नीचे वैसे भी तो उसमें कोई इशू नहीं है, फिर तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बात खत्म हो जाती है। सेक्शन 23 वैसे भी आपके पास है, तो आप वो क्यों रजिस्टर कराना है और क्यों कुछ और बात करनी है। ठीक है। सेकंड, अगर आप लोग कहते हो नहीं सर मैं रजिस्टर कराता हूँ और ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जो जीएसटी ब्रोकरेज पे लग रहा है ये क्रेडिट यूज करना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते हो सर। वो तो नहीं कर सकते, वो सर इनपुट सर्विस है ही नहीं। नहीं, इनपुट सर्विस के सेक्शन 17(2) में मना कर रखा है कि अच्छा, अगर कोई okay. भी एग्जेम्प्टेड नॉन जीएसटी सप्लाई के रिलेटेड कोई भी क्रेडिट है व्हिच इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन दैट, यू कैन नॉट अवेल दैट क्रेडिट, यू हैव टू रिवर्स इट बाय वर्च्यू रूल 42। तो वो भी किस्सा खत्म है आपका। In any case, first you don't need to register. In case you register, then your credit is of no use for you. ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज का। वंश जी पूछ रहे हैं, if a restaurant is running in a residential property, then RCM on rent applicable? Yes. ओके सर। आशीष भाई अगर आप हो क्लियर हो गए तो पूछ लो आप। आशीष काबरा जी अनम्यूट कर लें एक बार। चलिए सर, मेरे ख्याल से अच्छे से बजट का सेशन भी हो गया और लोगों को बहुत सारी चीजें मिल गई इसके अंदर और ये बहुत कुछ काम का भी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तो रेगुलर बेसिस पे इतने नोटिस हैं भाई साहब, डेली बेसिस पे ASMD 10 रोज के आपको मिल रहे हैं, आपकी ऑडिटें हो रही है, ऑडिट के बाद शोकोज हो रहे हैं, शोकोज के बाद आप अपीलों में खड़े हो। जीएसटी में भी आईटीसी और ये आउटवर्ड के इतने सवाल हैं जिसकी हद नहीं, और रोज के नोटिस है, तो अभी तो यही चाहिए सर। मैं तो क्या है सर, ये कंप्लायंस वाले मैटर में घुसे ही नहीं कभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित अग्रवाल जी, चेयरमैन अलोर ब्रांच, वो आए और एक बार फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स दें। अमित जी। मैं रंजन मेहता सर का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि वो हमसे जुड़े और इतना शानदार उन्होंने
समझाया हमें, जो बजट आया उसको काफी डिटेल में बताया। साथ ही आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने जीएसटी इनपुट के इश्यूज ले लिए साइड बाय साइड विद द बजट, और जो बाकी जो रिप्लाई हम फॉर्मुलेट करते हैं उस, और जो उन्होंने बताया थे 38 पन्ना का इनका रिप्लाई है तो डेफिनेटली काफी कुछ सीखने को मिला, काफी क्वेरीज हमारी रिजॉल्व हुई, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम रंजन जी, और आगे भी आपको बुलाते रहेंगे इसी तरह। Thanks to all the participants for joining us today. Thank you everyone. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू रंजन भाई, थैंक यू अमित जी। ओके, Thank you Dinesh ji. Thank you. Thank you.